अब बात आती है कंप्लाइंस प्रोसेस की। तो मैं ये सारे कंप्लाइंस प्रोसेस जो है इनके बारे में बात करूंगा, स्पेशली आपके लिए इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफ़ंड, क्योंकि आप सब एक्सपोर्टर्स हैं, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट या 100% एक्सपोर्ट जैसा भी केस है। तो ज़्यादातर केसेस में आप लोग रिफ़ंड के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो रिफ़ंड के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहला सेशन हमारा जो रहेगा वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी एंड फंड ट्रांसफ़र। तो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी एंड फंड ट्रांसफ़र हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट के मतलब की चीज़ है, क्योंकि आईजीएसटी कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी को कैसे किस स्टेट को देगा, कितना देगा, कैसे सेटलमेंट स्टेट्स आपस में करेंगे, स्टेट और सेंटर सेटलमेंट कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस उनका है। तो वी विल जस्ट डिस्कस आईटीसी एंड आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सो प्रेजेंट कंडीशन ये है आप लोगों की नहीं होगी, बट हिंदुस्तान के मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स की कंडीशन ये थी। तो आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे तो आपको जीरो रेटेड गुड्स मिल जाते थे, आप मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट जीरो रेट पे ही कर देते थे। हो सकता है कोई एक्साइजेबल गुड्स मिलते हों, वैट लगकर गुड्स मिलते हों, बट एक्सपोर्टर्स को इतना ज़्यादा कंप्लाइंस करने की ज़रूरत अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी थी। बट जो जनरल मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या डीलर की अगर मैं बात करूं तो उसकी कंडीशन ये थी कि बड़े सारे टैक्सेस से वो घिरा रहता था। 17 टैक्सेस हैं जिसको जीएसटी में सबस्यूम किया गया है, उनमें से कई सारे टैक्सेस इसमें आपके मौजूद हैं। तो फिलहाल इस कंडीशंस को ख़त्म करने के लिए मैं, देखिए बीइंग अकेडमिशियन मुझे पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा बताना है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव रहें, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग भी इसकी तैयारी में जुटिए, क्योंकि करना तो पड़ेगा, ये तो फिक्स है कि 1 जुलाई से ये लगेगा और आप लोगों को सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, हम सबको तैयारी करनी चाहिए। परिवर्तन तो संसार का नियम है, गीता में भी लिखा हुआ है। तो चेंज है, वेलकम करते हैं इसको, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल कंडीशन ये थी, इन सारे टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। इसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं, मल्टीपल टैक्सेस से आपको कंप्लाई करना पड़ता था, कई सारे ऑफिसर्स से आपको डील करना पड़ता था, अलग अलग टैक्स के अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे, अलग अलग टैक्स की अलग अलग रिटर्न्स भरनी पड़ती थी। इन सब की ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जीएसटी लगाया। 17 स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस हैं, इंक्लूडिंग सेस एंड जिसको सबस्यूम कर दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमको क्या क्या प्रोविजंस देखने हैं, वो सारी चीज़ें ये लिस्ट है प्रेजेंटेशन प्लान में। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट में मैं अगर डेफिनेशंस की बात करूं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बैलेंस बचता है हमारा आउटपुट और इनपुट जो है, आउटपुट सप्लाई जो हम करते हैं, इसके अलावा जो हम इनपुट्स यूज़ करते हैं उनके टैक्सेस का जो बैलेंस है वो हम एज क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, या हम अपना जो टैक्स है वो क्रेडिट से सेटल कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द टैक्स हम रिफंड क्लेम करते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में सबसे पहले हम इनपुट टैक्स के लिए अगर बात करें तो सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्सेस एंड यूनियन टेरिटरी, जीएसटी 5 एक्ट का कॉम्बिनेशन है, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन एक्ट। तो स्टेट का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, स्टेट का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंटर का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड फॉर इंटर स्टेट ट्रेड, यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन एक्ट। ये इनिशियली स्टार्ट किया गया है कि कुछ स्टेट्स को अगर जीएसटी के लगने की वजह से रेवेन्यू लॉस होता है तो सरकार कैसे उसको कंपनसेट करेगी, वो तो कंपनसेशन एक्ट लॉ में बनाया गया। तो 5 एक्ट को मर्ज कराया गया है जीएसटी को अप्लाई करने के लिए। तो इनपुट टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के केस में सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स जो भी आपने जीएसटी में पे करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। सेकेंड है आईजीएसटी। उसके अलावा आपने रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो टैक्स दिया है, रिवर्स चार्ज आपको सबको पता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से डील करेंगे तो ऐसे केस में आपको रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स पे करना है, खुद सेल्फ इनवॉइस आपको जनरेट करना होगा, रिवर्स चार्ज पे आपको टैक्स पे करना होगा। लेटर ऑन आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो क्रेडिट मिल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट इज रिवर्स चार्ज एंड देन टैक्स पेबल अंडर आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। इसके अलावा इसमें इंक्लूड नहीं होता कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी के लिए अब तक लिमिट 50 लाख थी, लास्ट मीटिंग में 75 लाख कंपोजिशन लेवी के लिए शुरू किया गया है। जो छोटे ट्रेडर हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए कंपोजिशन लेवी स्कीम लाई गई है। अगर उनको लगता है कि ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है तो दे कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका टर्नओवर ईयरली
75 लाख रुपए से कम है, अर्लियर इट वॉज 50 लाख, अभी इस लिमिट को भी 75 लाख पर रेज कर दिया गया है। तो अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम है ईयर में, तो आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी लेने के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है। नुकसान क्या है कि आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने कोई भी इनपुट्स खरीदे हैं कॉम्पोजिशन लेवी में, आप डीलर, कॉम्पोजिशन डीलर हैं आप मान के चलिए, तो आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी आपने इनपुट्स खरीदे हैं या इनपुट सर्विसेज या इनपुट गुड्स आप ले रहे हैं, उनके ऊपर जितना भी आपने टैक्स पे किया है उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, जितना भी आप टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे, जितना आप टर्नओवर डिक्लेयर कर देंगे, उतने टर्नओवर पे 1% टैक्स आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। उस पर 1% टैक्स, इट्स जस्ट लाइक प्रिजम्पटिव बेसिस पे जब जैसे हम अपनी इनकम टैक्स में कैलकुलेशन करते हैं, उसमें 6% प्रॉफिट मिनिमम डिक्लेयर करना होता है, मैक्सिमम आप जितना चाहें, उससे कम आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही सारी सेम उसकी तरह हम 44 AD में ITR 4S भरते हैं, उसमें बिल्कुल सेम प्रोसेस उसमें ये है। कॉम्पोजिशन लेवी में हम सिंपल बता देंगे कि हमारा टर्नओवर इतना है, इसके अलावा हम किसी भी अपने कस्टमर से GST के नाम से कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो भी 1% हमको पे करना है वो या तो आप अपनी कॉस्ट में जोड़ कर ले लीजिए या फिर 1% अपनी पॉकेट से पे करिए। GST के नाम से आप उसमें कुछ भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। आप इनवॉइस पे GST 1% चार्ज करके रिकवर नहीं कर सकते उसमें। यह है कि वो 1% आप अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर दीजिए, अपना MRP बढ़ा लीजिए या अपना सेल प्राइस बढ़ा लीजिए, वो चल जाएगा, बट GST के नाम से आपको कोई रिकवरी नहीं करनी है। और जितना भी आपने इनपुट्स खरीदे हैं उस पर आपको कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो कॉम्पोजिशन लेवी का, तो कॉम्पोजिशन लेवी किसको ऑप्ट करना चाहिए? तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है जिनकी कंप्लायंस कॉस्ट इन टैक्स बेनिफिट्स से ज़्यादा है वो कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर लें। कंप्लायंस कॉस्ट में बोलते हैं कि चलो जी 37 रिटर्न है, 37 रिटर्न्स भरनी है, 37 रिटर्न्स भरने में मैं CA को इतना दूंगा या लॉयर को इतना दूंगा, इतना खर्चा हो जाएगा, फिर एक एनुअल रिटर्न वगैरह सब मिलाकर इसमें मेरा खर्चा हो गया मान के चलिए 50,000 और टैक्स बेनिफिट हो रहे हैं सिर्फ 20,000 के। तो सीधा सिंपल है, कॉम्पोजिशन लेवी ले लीजिए आपका, क्योंकि कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही थी, टैक्स बेनिफिट कम हो रहे थे। अगर आपकी टैक्स बेनिफिट ज़्यादा है उन्हें और कंप्लायंस कॉस्ट कम पड़नी है, टैक्स बेनिफिट आपको 2 लाख का होना है, कंप्लायंस कॉस्ट 50,000 ही हो रही है, तो 1.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने में कोई ज़्यादा एडवांटेज एज सच नहीं है, क्योंकि आपकी क्रेडिट की जो चेन होती है वो कॉम्पोजिशन लेवी की वजह से रुक जाती है। आपके लिए वो सारा जितना टैक्स आपने पे किया है वो सब कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि आप तो क्रेडिट ले ही नहीं सकते। 100 रुपये का माल आपने खरीदा, मान लीजिए 12% उस पर टैक्स दिया, GST दिया, अब आपके लिए वो 12% की कोई रिकवरी नहीं हो सकती। अब आप वो 12%, जो 12% आपने उस पर रिकवर पे किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या उसका क्रेडिट अवेलेबल है? कंपोजिशन में अगर आप हैं तो क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब आपके लिए गुड्स की कॉस्ट 112 रुपये हो गई। अब आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, तो आप और आगे पास ऑन भी नहीं कर सकते हैं, तो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे तो आगे कोई बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन कर देंगे, टोटल टर्नओवर पे 1% और पे करना पड़ेगा, वो भी अपनी पॉकेट से। तो इसलिए कॉम्पोजिशन लेवी के कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, लेकिन छोटे डीलर अगर ये मानते हैं कि कम्बरसम प्रोसेस है या आपके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं कि आप 1% टैक्स पे कर सकते हैं, 30% 40% मार्जिन्स पे कई लोग डील कर रहे हैं अगर किसी बिजनेस में, तो वो 1% उनके लिए चलता है। लेकिन जो आदमी 2%, 3%, 4% के पे ही डील कर रहा है उसके लिए 1% एक बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए कॉम्पोजिशन लेवी को लेने से पहले सोचना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन के लिए अलग से रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको बताना पड़ता है कि आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट करना चाहते हैं। अपने इनवॉइसेस पे मेंशन करना पड़ेगा यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर अंडर GST। ये मेंशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप कहीं GST चार्ज ना कर रहे हो। अगर आपने कॉम्पोजिशन नहीं बताया, GST चार्ज कर लिया, वो अलाउड नहीं है, इसलिए कॉम्पोजिशन डीलर आपको रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन में लेना पड़ता है। तो कॉम्पोजिशन लेवी में जितना भी आपने टैक्स पे किया है एज इनपुट टैक्स, तो वो आपको कोई क्रेडिट अवेलेबल इसमें नहीं होगा। इनफैक्ट इसकी जगह पर 1% का टैक्स आपको और पे करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर के केस में इट्स 1%, तो 1% का टैक्स आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। देन इनपुट्स का मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप अपने प्रोडक्शन के लिए आउटवर्ड सप्लाईज को देने के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एज इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए इनपुट माने जाते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, आप मान लीजिए कुछ भी हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं तो आपने कोई भी गुड्स लिए हैं एज इनपुट्स, आपने उनको प्रोसेस किया, देन उसमें वैल्यू एडिशन किया, सारी गुड्स एंड सर्विसेज आपके लिए इनपुट्स मानी जाएंगी। कैपिटल गुड्स होते हैं जो आपने, इनपुट गुड्स होते हैं जो आप डेली रूटीन के जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स है जिनको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने ऑफिस के लिए AC खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने अपने फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी, ये सारे कैपिटल गुड्स हैं।
तो कैपिटल गुड्स जिनको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हैं, अपने फिक्स एसेट रजिस्टर में एंटर करते हैं और उसके ऊपर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन वगैरह जो बनता है वो क्लेम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स में आ जाती हैं। कैपिटल गुड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज तक ये था कि आप कैपिटल गुड्स पे वैट या एक्साइज जो भी पे करते थे उसका आपको वन गो में क्रेडिट नहीं मिलता था। इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम में एक्साइज में 2 साल, वैट में 3 साल, इस तरीके से आप उसको डेफर करके उसका टैक्स बेनिफिट क्रेडिट क्लेम करते थे। जीएसटी में यू कैन अवेल दैट क्रेडिट इन वन गो, आप एक ही बार में आप अपना उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, आपका कोई डेफरमेंट नहीं है कैपिटल गुड्स के ऊपर क्रेडिट मिलने का। तो जीएसटी में कैपिटल गुड्स का भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस है। कैपिटल गुड्स को भी आपको कैपिटल गुड्स को ट्रीट कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। सर्विस टैक्स में वो सेंट्रलाइज सिस्टम, सर्विस टैक्स में आप एसबीआई का देखिए, एक सेंट्रल सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन था, उसी पर एसबीआई के सारी सर्विस टैक्स, सारी ब्रांचेस सर्विस टैक्स लेती थी, सारी ब्रांचेस उसी पर टैक्स लेती थी। अब क्या है कि प्लेस ऑफ बिजनेस 29 अलग अलग स्टेट्स, 29 अलग अलग रजिस्ट्रेशन, तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रजिस्ट्रेशन, तो वो डिसेंट्रलाइज हो गया। तो अब हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, तो जो सर्विसेज वो सेंट्रलाइज देते थे अब वो डिसेंट्रलाइज हो गया। इसी तरीके से हो सकता है आपने भी कोई रजिस्ट्रेशन अगर सेंट्रलाइज लिया होगा, अब वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा स्टेट वाइज। तो ऐसे केस में जितना भी क्रेडिट होगा उसका क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको वो सारी चीज़ें आपने मेंशन प्लेस की होंगे कि आपका कौन कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में शो किया हुआ है, आपने आपके कितने प्लेस ऑफ बिजनेस चल रहा है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज होने का प्रोसेस होगा उसमें आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट डिफरेंट है तो हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रिवर्स चार्ज में अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से डील करते हैं, तो अनरजिस्टर्ड डीलर से जो भी डील करते हैं उसमें आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स खुद पे करना पड़ेगा अपने पास, बाद में आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। देन सप्लाई में ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई में सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब सप्लाई के उसमें आए हुए हैं। तो सप्लाई की डेफिनेशन काफ़ी बढ़िया सुबह उसमें डिस्कस भी हुआ था। देन सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी, हु इज़ एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, किसको मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। 4 कंडीशन सर ने भी डिस्कस की थी, वो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहले कंडीशन, मैं उन 4 कंडीशन पे ना के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को बता दूँ। देखिए 30 डेज़ के अंदर जिसने रजिस्टर कर लिया, जिस दिन मैं लायबल हुआ जीएसटी में, मान लीजिए आज मेरा टर्नओवर है 19 लाख रुपये, 10 दिन बाद मेरा टर्नओवर हो जाएगा 20 लाख 100 रुपये, या मान के चलिए आज मेरा टर्नओवर हो गया 20 लाख 100 रुपये, मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर लिया। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते ही मैं जीएसटी में लायबल हो गया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मुझको लेना पड़ेगा। अब ऐसे केस में अगर मैं जीएसटी में लायबल हो गया तो अब मुझे कितने टाइम के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन ले लेना है, उसका टाइम है 30 डेज। 30 डेज, अब 2 कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब 2 चांसेस बनते हैं, आपने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन ले लिया या 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। 30 डेज में अगर आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है तो जिस दिन आप लायबल हुए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, उस दिन जितना भी आईटीसी आपकी बुक्स में अवेलेबल था ऑन योर स्टॉक, वो सब आपको अवेलेबल होगा। 30 दिन के बियॉन्ड अगर आप चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप आज अगर लायबल हुए हैं तो आज जितना भी क्रेडिट आपके पास अवेलेबल था आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की बात है, डिपार्टमेंट भी 17 दिन का टाइम लेता है रजिस्ट्रेशन देने के लिए, मैक्सिमम 17 डेज। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है कि आप जिस दिन अप्लाई करेंगे उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली स्टेट अथॉरिटीज़ और सेंट्रल अथॉरिटीज़ दोनों के पास जाएगी। स्टेट अथॉरिटीज़ उसको वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, और सेंट्रल अथॉरिटीज़ भी करेंगे। एप्लीकेशन आपको एक ही देनी है, वो सिस्टम करेगा साइमल्टेनियसली दोनों के पास। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन में कोई भी उनकी क्वेरी आती है, वो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर आपके मेल पर वो क्वेरी पहुंच जाएगी, चाहे वो स्टेट अथॉरिटीज़ रेज कर रहे, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी रेज कर रहे। देन उसके बाद आपके पास 7 डेज़ का टाइम होगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपको उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट के पास फर्दर 7 डेज हैं आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए। तो टोटल हो गए 3 + 7 + 7 यानी 14 डेज। तो अगर मान लीजिए आज आप लायबल हुए और आपने 28 डे को रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया
और आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी गई, किसी भी रीज़न, आपने आंसर दिया और आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, या आप 7 डेज में आंसर नहीं कर पाए उनकी क्वेरीज का, तो अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केस में क्या आपको वो क्रेडिट मिल पाएगा? जिस दिन आप फिर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, फिर रजिस्ट्रेशन लिया, तो क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए जिस दिन आप लायबल हो जाएं तुरंत आप उसके लिए अप्लाई करिए। आपको जिस दिन आप लायबल हुए उस दिन जितना भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास मेंटेन होगा, उस पर जितना भी आपको क्रेडिट मिल रहा होगा वो सारा आपको अवेलेबल होगा। 30 दिन के बियॉन्ड आप चले जाते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 30 दिन से लेट हो जाता है या एप्लीकेशन 30 दिन से लेट हो जाती है, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें एक और चांस है, मान लीजिए मैंने 28 डे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और मेरी प्रोसेसिंग बिल्कुल सही हुई और विदिन 7 डेज मेरे को रजिस्ट्रेशन मेरा आ गया, तो 30 डेज क्रॉस हो गए, तो मैं रजिस्टर्ड कब से माना जाऊँगा? जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन, जिस दिन मैंने अप्लाई किया उस दिन, या जिस दिन मैं लायबल हुआ था उस दिन। तो जिस दिन अगर मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई किया और मुझे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मिल गया है 30 डेज के अंदर अप्लाई करने के बाद, तो मैं माना जाऊँगा रजिस्टर्ड जिस दिन मैं लायबल हुआ था उस दिन, क्योंकि मैंने विदिन टाइम लिमिट अप्लाई किया और मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल गया। अगर मैं 30 डेज के बाद अप्लाई करता हूँ, 35th डे पे मान लीजिए अप्लाई किया, तो मैं रजिस्टर का माना, और उसके बाद 45th डे पे मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, सर्टिफिकेट मेरे पास आया, तो मैं रजिस्टर्ड माना जाऊँगा 45th डे पर। ये केस है जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लेट अप्लाई करता हूँ, 30 डेज के बाद अप्लाई करूँगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन अगर मैं 45th डे पर रजिस्ट्रेशन अपना रजिस्टर्ड माना जाऊँगा, तो इस दौरान जितना भी क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल होगा वो कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन मैं लायबल हुआ था मैंने टाइम से रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, और रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के विदिन द टाइम मैंने अप्लाई किया और मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो मैं रजिस्टर्ड कब से माना जा रहा हूँ? जिस दिन मैं लायबल हुआ था उस दिन से। इसका मतलब जिस दिन मैं लायबल हुआ था उस दिन जितना क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल था वो सब मैं अवेल कर सकता हूँ। और अगर मैं 45th डे पर रजिस्टर मानूँ अपने आप को, तो जिस दिन मैं लायबल हुआ था उस दिन जितना भी क्रेडिट मेरे पास था वो सारा लैप्स हो जाएगा, उसी से आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप लायबल हों 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई कर दें। आप में से ज़्यादातर तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपने रजिस्टर करा लिया होगा। कोई फ्रेश रजिस्टर कराना चाहता है या फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, उनके लिए ये कंडीशन है। तो आप ध्यान रखिए 30 डेज़ के अंदर, जिस दिन आप लायबल हो रहे हैं उसके 30 डेज़ के अंदर आपको रजिस्टर करें। देन उसके बाद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं। अगर आप क्रेडिट पास ऑन करने, क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी आप अपने कस्टमर से GST चार्ज कर पाओगे। कस्टमर से GST चार्ज करोगे तभी जो आपने GST अपने इनपुट्स पर खरीदा है वो क्लेम कर पाएंगे जब आप रजिस्टर्ड होंगे। तो अगर आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डील करते हैं 10 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, उसमें आपको क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ITC नहीं मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल स्कीम, कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में गया। मान लीजिए अभी तक मैं छोटा डीलर था, अभी तक मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपए का होता था, अभी तक मैं कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करता चला जा रहा था, मुझे कंपल्सन प्रोसेस लगता था, मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर दी। अब बात आती है कि मेरा टर्नओवर 75 लाख क्रॉस कर गया, मेरे को नॉर्मल स्कीम में आना ही पड़ेगा, क्योंकि 75 लाख तक ही कंपोजिशन स्कीम है, 75 लाख के अबव मुझे नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। तो अब मेरे को क्या, जो मेरे पास मान लीजिए आज मैं 75 लाख को क्रॉस कर गया, तो अब मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊँगा। नॉर्मल स्कीम में आने के बाद क्या मुझे जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्रेडिट मिलेगा? यस मिलेगा। जब तक मैं कंपोजिशन में था तब तक नहीं मिलता था। जिस दिन मैं कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम के लिए मैं आ गया, उस दिन मेरे पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक, जितने भी कैपिटल गुड्स पड़े थे, जिस पर अनअवेल्ड जो क्रेडिट था मेरा GST का, वो सारा मैं क्लेम कर सकता। तो नॉर्मल कंपोजिशन से नॉर्मल आने जिस दिन आप आ गए उस दिन आपके पास जितना भी स्टॉक इन हैंड पड़ा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश्ड हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, उन सब का क्रेडिट आपको मिल जाए। तो ये कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आने के लिए। इसके अलावा अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई आप कर रहे थे, सडनली कोई नोटिफिकेशन आया और वो सप्लाई टैक्सेबल हो गया, होता है मिड ईयर में भी आएंगे कई सारे नोटिफिकेशन, एग्जेम्प्टेड सप्लाई चल रहा था और अब वो क्या हुआ, नोटिफिकेशन आया, नाउ दिस इज नॉट एग्जेम्प्टेड, 5% टैक्स वो भी ले, 5% GST में उसको लिया।
तो जब तक आप एग्जेम्प्टेड थे तब तक तो आप आईटीसी क्लेम नहीं करते थे। एग्जेम्प्टेड में कोई आईटीसी नहीं मिलता है, जीरो रेटेड में मिलता है, एग्जेम्प्टेड में नहीं मिलता था। अब आप टैक्सेबल में आ गए, एग्जेम्प्टेड से जीरो रेटेड कर दिया या एग्जेम्प्टेड से 5% कर दिया या किसी भी टैक्स लाइन में आप चले गए, तो क्या आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिस दिन आपने आप एग्जेम्प्टेड से पहुँचे टैक्सेबल में, तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है उस पर जो आपने इनपुट्स आपके पास रखे हुए हैं, उस पर जो आपने टैक्स पे किया हुआ था, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? यस, आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक आप एग्जेम्प्टेड में थे इसलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। अब आप टैक्सेबल सिनेरियो में आ गए, तो टैक्सेबल सिनेरियो में आते ही जितने भी आपके पास इनपुट्स अवेलेबल थे क्लोजिंग स्टॉक में, उस पर जितना क्रेडिट अवेलेबल था आप वो पूरा अवेल कर पाएंगे। देन उसके बाद फुल आईटीसी कैपिटल गुड्स पे इन वन गो, एक ही बार में आप कैपिटल गुड्स का पूरा आईटीसी क्लेम कर लीजिए। वो एक्साइज और वैट वाला आप सिस्टम खत्म है कि आप एक्साइज में 2 बार में ले रहे हैं, वैट में 3 बार में ले रहे हैं, रिकॉर्ड रखना पड़ता है प्रॉपर कि एक्साइज में 2 बार में क्लेम करना है, देन वैट में 3 बार में क्लेम करना है, वो सब कुछ नहीं है। आपने कैपिटल गुड्स खरीदी, उस पर कितना एक्साइज पे किया, कितना आपने वैट पे किया, वो सारा वन गो में क्रेडिट लेजर में अपना इनवॉइस डाल देंगे, क्रेडिट लेजर में चल जाएगा। जो आपकी रिटर्न है, रिटर्न में कैपिटल गुड्स के लिए एक अलग कॉलम है, हर टाइप के गुड्स के लिए। आपने रजिस्टर्ड को क्या बेचा, उसका एक कॉलम है। आपने अनरजिस्टर्ड को कितना बेचा, उसका भी अलग कॉलम है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कितना किया, उसका अलग कॉलम है। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है? डीम्ड एक्सपोर्ट सेज को बेचना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को बेचना है या सेज डेवलपर को बेचना है, वो आपने कितना किया, उसका भी अलग कॉलम है। इसी तरीके से रिवर्स चार्ज में आपने कितना पेमेंट किया, उसका भी अलग कॉलम है। हर चीज़ के लिए अलग कॉलम है। सेम ऐसे ही कैपिटल गुड्स आपने कितने खरीदे, उनके लिए भी अलग कॉलम है, तो वो आप अपना वहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये 4 कंडीशंस आपको पूरी करनी है, तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। फर्स्ट इज आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो टैक्स इनवॉइस है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जब आप गुड्स खरीद के आते हैं तो आपको इनवॉइस मिलता है, वो इनवॉइस आपके पास पोजीशन में होना चाहिए, तो आपको वो क्रेडिट मिलेगा। गुड्स रिसीव या सर्विसेज रिसीव हो गए, इसका एक एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू में क्या होता है कि बिलिंग तो हुई मेरे नाम, ट्रांजिट में आया, मेरे को कहीं से ऑर्डर मिला, मैंने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया, भाई ये माल वहाँ पहुँचा दो, मेरे पास लाओगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैं कोई अथॉरिटी ये क्लेम ये नहीं बोल सकती कि आपको तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुई। ये मान लिया जाएगा कि अगर मेरे डायरेक्शंस पर मेरा जो माल है वो मूव किया है किसी थर्ड पार्टी की जगह पर, थर्ड पार्टी के प्लेस ऑफ बिजनेस पर, तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स पहले मुझे मिले हैं, देन मेरे पास से गुड्स वहाँ गए। तो ये बिल टू शिप टू मॉडल ये एक एक्सेप्शन है कि गुड्स रिसीव होने चाहिए। गुड्स रिसीव मुझे नहीं होंगे। बिल टू शिप टू मॉडल में मान लीजिए माल मेरा निकला गुजरात से, मेरे को बीच में ही ऑर्डर मिल गया कि ये माल महाराष्ट्र पहुंचाना है। अभी माल निकला ही था, मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने फ़ोन कर दिया इस माल को महाराष्ट्र पहुंचाना है। सिंपल है, अगर मैं यहाँ तक माल मंगाऊंगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करूँगा, तो बिलिंग तो मेरे पास हो रही है, शिपिंग महाराष्ट्र हो रही है। बिलिंग मेरे पास होगी, शिपिंग महाराष्ट्र होगी, तो मान लिया जाएगा कि पहले गुड्स मुझे मिले, देन उसके बाद मैंने माल को महाराष्ट्र बेचा, तो पहले आईजीएसटी लग के मुझसे चार्ज होगा, फिर मैं आईजीएसटी चार्ज करूँगा महाराष्ट्र वाले डीलर को। तो बिल टू शिप टू मॉडल में गुड्स के रिसीव होना एक कंडीशन नहीं है। ये मान लिया जाता है कि बिल टू शिप टू मॉडल में कि गुड्स मुझे रिसीव हुए हैं और मैंने ही गुड्स को महाराष्ट्र पास ऑन किया है। देन उसके बाद थर्ड कंडीशन है टैक्स चार्ज और सप्लाई हैज़ एक्चुअली बीन पेड। जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक सरकार क्रेडिट नहीं देगी। तो टैक्स जो है वो पे हो चुका हो, आपने जिससे माल खरीदा है आपने उसे टैक्स पे किया है। अगर आपके सप्लायर ने उस टैक्स को पे नहीं किया है, इनवॉइस एंटर करके उस टैक्स को पे नहीं किया है, तो आपको क्रेडिट उसका नहीं है। क्रेडिट लेने के लिए उसको पहले वो टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो क्रेडिट मिलेगा। वो अगर उस टैक्स को अपनी पॉकेट में रख के बैठा हुआ नहीं पे कर रहा, सरकार को नहीं जमा कर रहा, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं है। ये इसमें सिस्टम में ये आप बोल सकते हैं कि एक चैलेंज होगा कि आपको सबसे बना के रखना है कि टाइम से वो भी पे करे, टाइम से इनवॉइस एंटर करे। इनवॉइस मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, आप जो इनवॉइस की डिटेल डालेंगे वो मैच होगी आपके सप्लायर के इनवॉइस की डिटेल से, तो जब तक मैच नहीं होगा तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सप्लायर ने गलती करी हुई है तो पहले सप्लायर को याद दिलाओ कि सही करो, टाइम से सही करो। इसमें आप अगर मान लीजिए टाइमली सही नहीं कर पाते तो क्या होगा, हर रिटर्न में आप रिटर्न के फॉर्मेट में आपको एक रिटर्न, हालांकि सर ने बहुत डिस्कस कर लिया, मैं फॉर्म्स आपको दिखाऊंगा रिटर्न के। हर रिटर्न में प्रीवियस कोई भी चेंज है, प्रीवियस कोई भी अमेंडमेंट आपको करना है, तो हर कॉलम के साथ एक एडिशनल कॉलम दिया हुआ है अमेंडमेंट। फॉर एग्जाम्पल
सप्लाई टू रजिस्टर्ड डीलर। तो नॉर्मल जो सप्लाई वो आपने करी है वो उसमें होगा। देन एक उसके बाद एक कॉलम और होगा, अमेंडमेंट इन सप्लाई टू रजिस्टर्ड डीलर ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड। प्रीवियस टाइम पीरियड का जो भी अमेंडमेंट होगा उसके लिए अलग कॉलम होगा। तो अगर मान लीजिए टाइमली मैचिंग नहीं हो पाती है, अनमैच्ड रह जाता है कोई डेटा, वो आप अगली बार में अमेंडमेंट डालकर मैच कर सकते हैं। ये नहीं है कि महीने में मैच नहीं होगा तो लैप्स हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा तो अगले टाइम पीरियड में आप मैच करा लीजिए, अमेंडमेंट कर लीजिए, जो भी गलती हुई है अमेंडमेंट के बेसिस पे आप कर सकते हैं। देन लास्ट रिटर्न फर्निश करनी है। रिटर्न फर्निश करे बिना आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यस फर्निश्ड द रिटर्न। 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन रिटर्न का मतलब वैलिड रिटर्न से, रिटर्न का मतलब वैलिड रिटर्न से सेल्फ असेसमेंट टैक्स की रिटर्न आपको भरना। तो ये 4 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप गुड्स लॉट्स में लेते हैं, लॉट्स में मतलब माने आपने एग्रीमेंट कर लिया, जनरली अभी भी एग्रीमेंट होता है कि ईयरली सप्लाई का एग्रीमेंट आपने कर लिया कि मेरे को साल में 1,20,000 यूनिट चाहिए, 10-10 हज़ार यूनिट मुझको हर महीने में बेचना है। आज के रेट पर एग्रीमेंट कर लिया किसी ने, मान के चलिए। तो अगर इंस्टॉलमेंट्स में सप्लाई हो रही है तो आपकी सप्लाई कब पूरी मानी जाएगी? जिस दिन आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट था। अब आप देखिए इसमें एक नुकसान है। मान लीजिए आप पेमेंट एक साथ कर रहे हैं, क्रेडिट सप्लाई कंप्लीट कब मानी जाएगी? क्योंकि जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। सप्लाई कंप्लीट जिस दिन मानी जाएगी उस दिन आपका क्रेडिट क्लेम करना माना जाएगा। अब आपकी सप्लाई 10 स्लॉट में हो रही है और 10वां स्लॉट आपका मान लीजिए 12 स्लॉट में हो रहा है, 12वां स्लॉट आपका मान लीजिए दिसंबर में आया, तो सप्लाई कंप्लीट कब माने रहे हैं? दिसंबर में। तब आप उसका क्रेडिट क्लेम करेंगे। इसलिए इस सिनेरियो में बेहतर ये है कि जैसे जैसे माल मंगाते जाएं वैसे वैसे इनवॉइस भी मंगाते जाएं और पेमेंट अपना सेटल करते जाएं। एग्रीमेंट कर लीजिए ईयरली सप्लाई का, लेकिन माल के साथ इनवॉइस मंगाते चलिए। मंगाते चले जाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स की जो सप्लाई होगी उसमें आपका सप्लाई कंप्लीट तब माना जाएगा जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट उस गुड्स का आपको रिसीव हो जाएगा तब। तो ऐसे केस में आपको अपना क्रेडिट लेने के लिए बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। उस वेट से बचना है तो जैसे जैसे लॉट आपका आता जाए वैसे वैसे इनवॉइस भी मंगाते जाना ज़्यादा बेटर है। देन कॉन्स्टिट्यूशन अगर बिजनेस का चेंज हो जाए, बिजनेस सेल हो जाए, बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाए, मर्जर हो जाए, कंपनीज का मर्जर हो जाए, कंपनीज का एमलगमेशन हो जाए, ऐसे केस में अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। नया जो फॉर्म बनेगा बिजनेस का, उस नए फॉर्म में वो क्रेडिट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र आपको कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस का फॉर्म चेंज होते ही उसका पैन चेंज हो जाएगा, नेम बदल जाएगा, नेम बदलते ही पैन बदल जाएगा, पैन बदलते ही आप पुराने रजिस्ट्रेशन आपका जो पैन लगा हुआ होगा पुरानी कंपनी का वो काम नहीं करेगा। फिर आपको नई कंपनी में अगर क्रेडिट लेना है तो वो आपको ट्रांसफ़र कराना होगा इनकम टैक्स। देन इसके अलावा अगर आपका इनवॉइस 1 साल से पुराना है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। 1 साल से पुराने आपके इनवॉइसेस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये 1 साल पुराने के साथ साथ एक और टाइम लिमिट है, 1 year of 30th September of next financial year whichever is earlier। जो पहले पड़ जाए उससे पहले अपना इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। मतलब अगर मैं मान के चलिए अप्रैल में सेल करता हूँ तो अप्रैल के लिए तो मेरे पास 12 महीने हैं, नेक्स्ट अप्रैल तक मैं क्लेम कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं सेल करता हूँ दिसंबर में, दिसंबर का 12 महीने अगले दिसंबर में, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है 30th September ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वहाँ तक आपको अपने सारे इनवॉइसेस का क्रेडिट क्लेम कर लेना। मतलब 12 महीने वाला क्लॉज वहाँ पर फेल हो जाता है। 12 महीने तो अभी ले गए, क्योंकि उसका रीज़न क्या था कि 12 महीने तो दिसंबर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरे होंगे, लेकिन 30th September पहले ही आ गया। 30th September और 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए उससे पहले अपना ITC क्लेम कर लीजिए। ITC अपना क्रेडिट लीजर में डालना। इसके अलावा नो ITC बियॉन्ड सेप्टेम्बर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर के बाद में आपको ITC नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल डेट हो गई 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड 30th September ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए उससे पहले क्रेडिट क्लेम कर लें। इसके अलावा प्रोपोर्शनेट ITC मतलब अगर आप किसी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं पार्शली एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने में और पार्शली टैक्सेबल गुड्स बनाने में। मतलब आपने एक लॉट खरीदा, उसका 40% माल तो एग्जेम्प्टेड गुड्स बनता है और 40% माल आपका बनता है टैक्सेबल गुड्स।
ठीक है। तो अब आप 60% टैक्सेबल बनता है, तो आपको क्रेडिट भी प्रोपोर्शनेट मिलेगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो जितना आपने इनपुट्स आपने यूज़ करे हैं वो, कई जगह पे एक क्वेश्चन आता है कैसे पता पड़ेगा, कैसे पता पड़ेगा सरकार को कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया, क्योंकि आप अगर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल दोनों करते हो तो भी आपको प्रोपोर्शनेट रिफंड मिलता है। रिफंड सिर्फ एक्सपोर्ट वाले माल पर मिलेगा, डोमेस्टिक सेल वाले जितने भी गुड्स आपने इनपुट्स यूज़ करे हैं उसके ऊपर जितना भी इनपुट्स यूज़ किया उसका रिफंड नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी मिलेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट किया है गुड्स उसके ऊपर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे रहेगी, तो वो आपको मेंटेन करनी है, उसका ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आएगा। अब बोले कैसे पता पड़ेगा, तो पता तो आज भी सरकार को बहुत चीज़ों का नहीं पड़ता, हम कर डालते हैं काम बहुत सारे, तो ये एनफोर्समेंट का काम है। अभी भी हम बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं, आप बिजनेस में हैं, जनरली मैं बिजनेस क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सरकार को नहीं पता, वो पता कब पड़ती है जब स्क्रूटनी होती है, जब सर्च एंड सीजर होता है, उस केस में पता पड़ती है। तो एनफोर्समेंट के लिए बहुत बड़ा स्टाफ फ्री होने जा रहा है। आप देख रहे हैं सारा सिस्टम बेस्ड काम, एक्साइज डिपार्टमेंट पूरा फ्री, सेल्स टैक्स पूरा फ्री, ये जितने भी डिपार्टमेंट जितने टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स पूरा फ्री, ये सब आपके पीछे छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि एनफोर्समेंट मेन है इसमें। एनफोर्समेंट के बिना कुछ नहीं है इसमें, तो एनफोर्समेंट के लिए बहुत बड़ा स्टाफ फ्री होगा और वो एनफोर्स कराएगा। आप देखिए सरकार अपना नुकसान नहीं करेगी। सर्विस टैक्स 10 लाख रुपए तक टैक्स था, अब 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है। वैट में 5 लाख तक टैक्स था, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट था, उसके अब ये 20 लाख किलोमीटर है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू लॉस कर रही है। और आप देख रहे हैं एसेंशियल आइटम्स के रेट्स कम भी किए हैं, पुराना जो कलेक्शन है और अब जो कलेक्शन है वो भी कम है, तो सरकार अपना रेवेन्यू लॉस नहीं करेगी, दे विल इम्प्रूव टैक्स बेस। अनरजिस्टर्ड के ऊपर टारगेट उन्होंने किया है कि अब उनका टारगेट है टैक्स बढ़ाने पर नहीं है, टैक्स बेस बढ़ाने का। अब वो टैक्स बेस बढ़ाने का है, अनरजिस्टर्ड से डील करना ही आप बंद कर देंगे। अगर रिवर्स चार्ज में पे करते रहोगे तो अनरजिस्टर्ड से डीलिंग नहीं बंद हो जाएगी। अब अनरजिस्टर्ड को भी फोर्स किया जाएगा कि अनरजिस्टर्ड ही, आप देखिए कंपनीज में नोटिस आ चुके हैं, कंपनीज में लोग मैसेज भेज रहे हैं सप्लायर्स कंपनीज को या आप अपने डीलर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, स्पेशली ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। किसी के पास 1 ट्रक है, किसी के पास 2 ट्रक है, किसी के पास 3 ट्रक है, उसका क्रॉस ही नहीं हो रहा 20 लाख रुपये, वो कहाँ रजिस्टर कराएगा, 1 ट्रक चला रहा है वो। अब आप ऐसे से डील करोगे तो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। अपनी पॉकेट से बचाना है तो आप उससे क्या बोलोगे, या तो भाई रजिस्टर हो जाओ या फिर कोई रजिस्टर्ड के साथ एसोसिएट हो जाओ, हम उसके नाम पर बिलिंग कर देंगे, क्योंकि आप अपनी पॉकेट से कब तक भरोगे। क्रेडिट लेना एक अलग चीज़ है, देना तो आप ही को है। और सीईओ जो FIEO है, फेडरेशन एक्सपोर्टर्स का जो है, उसका एक रफ आइडिया है, ये जो रिफंड प्रोसेस है इसकी वजह से 1.85 लाख करोड़ ऑफ एक्सपोर्टर विल ब्लॉक इन दिस रिफंड प्रोसेस। रिफंड कब मिलेगा, तो रिटर्न भर देंगे, पहले तो आपको पे करना ही है। अभी तक एक्सपोर्टर कोई टैक्स पे नहीं करते थे, 0 रेट खरीदते थे, 0 रेट बेचते थे, कोई टैक्स पे नहीं करना था। अब आपको जो भी इनपुट्स खरीदेंगे पहले GST पे करेंगे, उसके बाद रिफंड क्लेम करेंगे, तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। उसकी वजह से आपका जो GST पेड होगा वो आपका सिस्टम में जाएगा, रिफंड पूरा मिलने तक वो आपका ब्लॉक रहेगा। तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी तक आपका कुछ नहीं जा रहा था, अब आपका पैसा सिस्टम में चला गया, सरकार के पास चला गया। मैं मानता हूँ कि 7 दिन में 90% डिस्बर्स कर देंगे, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी लिस्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी है। मान लीजिए 1 तारीख को आपने कोई टैक्स पे किया है, रिटर्न भरेंगे आप अगले महीने, फिर रिफंड क्लेम करेंगे, तब तक तो आपका पैसा है, तब तक तो आपका पैसा सरकार के पास है ना। जितना भी टाइम सरकार के पास रहेगा, आपका वर्किंग कैपिटल, एक रफ आइडिया है, रफ एस्टिमेट है कि 1.85 लाख करोड़ का। तो कई सारे बिजनेस आर्टिकल्स हैं, आप PO की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो PO की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है कि 1.85 लाख करोड़ एस्टिमेटेड अमाउंट है जो एक्सपोर्टर्स का ड्यू टू दिस रिफंड प्रोसेस विल ब्लॉक, ड्यू टू दिस रिफंड प्रोसेस ये ब्लॉक हो जाएगा। रिफंड मिलेगा, जब मिलेगा तब तक तो ब्लॉक रहेगा। तो आपकी वर्किंग कैपिटल नीड्स आपकी इंक्रीज होंगी, आपकी बैंकिंग नीड्स भी इंक्रीज होंगी, तो क्योंकि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना है तो थोड़ा बैंकिंग नीड भी बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक कैपिटल ब्लॉक होता है। तो ऐसे केस में भी, तो अगर आप किसी भी तरीके का क्रेडिट अगर आप ले रहे हो, तो अगर आप मान के चलिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं किसी भी टाइप का, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों टाइप के गुड्स में डील कर रहे हैं,
तो आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा, एग्जेम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले पोर्शन का मिलेगा। आपको अकाउंट फॉर करके रखना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि कितना आपने डोमेस्टिक सेल किया है, कितना आपने एक्सपोर्ट किया है। इनपुट्स यूज़ करने पड़ेंगे, इनपुट्स के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना इनपुट आपका एक्सपोर्ट वाले माल पे लगा है, कितना इनपुट आपका जनरल वैसे नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इसमें फॉलो की जाएंगी कि आपका एक ऑन एन एवरेज आइडिया लग जाता है कि एक्सपोर्ट वाले पे इतना माल लगता है पर यूनिट और डोमेस्टिक वाले पे इतना माल इतना इनपुट्स लगता है, तो वो एक परसेंटेज होगा, नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस पे फॉलो किया जाएगा। इवन नॉर्मल लॉस के लिए भी यहाँ पर इनको कंसीडर किया जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि आपने कुछ भेजे, वहाँ से कुछ कम, जैसे फैब्रिक जाता है, फैब्रिक जाने के बाद उसका डाइंग होके तो श्रिंक होकर आएगा, तो अगर श्रिंक होकर आएगा तो उसका वो नॉर्मल लॉस है। कई टाइप के फैब्रिक का 10% नॉर्मल लॉस होता है, 10% श्रिंक होकर आता है, तो गया 1000 मीटर आ रहा है 900 मीटर। तो ये जो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की भी कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई है, बट नॉर्मल लॉस को कंसीडर किया जाएगा। अगर लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्योंकि इसमें रूल बना हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर और एनी अदर रीजन और फ्री सैंपल, इनके ऊपर कोई भी इनपुट टैक्स, इन पे लगे हुए इनपुट्स का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अब कोई आदमी अगर फैब्रिक का पे डाई कराने का ही काम कर रहा है, मान के चलिए, 1000 मीटर कपड़ा भेजेगा, 900 मीटर उसके पास लौट कर आएगा, तो 100 मीटर तो उसका नॉर्मल बिजनेस लॉस है, दिस इज नॉर्मल बिजनेस लॉस। तो 100 मीटर पे जो क्रेडिट जा रहा है, क्या वो उसे नहीं मिलेगा? तो उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा, तो वो नॉर्मल बिजनेस लॉसेस के लिए अलाउ किया जाएगा। नॉर्मल बिजनेस लॉस डेफिनेटली अलाउ किए जाएंगे, लेकिन अभी इसकी कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस लॉ इंडस्ट्री वाइज डिफाइन होंगे, प्रोडक्ट वाइज डिफाइन होंगे कि किस चीज़ का कितना। नॉर्मल इंडस्ट्री बेसिस पर होगा कि हर किसी का ऑन एन एवरेज इतना लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉसेस के लिए अलाउ किया जाएगा, उसमें जरूर कंडीशंस ये रहेंगे। इसके अलावा ITC नॉट अलाउड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। जितना आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स है, उस डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन पे आपको ITC नहीं मिलेगा। मतलब आपने 1 लाख रुपए का AC खरीदा, मान के चलिए उसका 10% का एक्साइज पे दिया, या मान के चलिए 12% का GST पे कर दिया, मान के चलिए 12% का GST पे करने का मतलब आपके पास वो आया 1,12,000 रुपये, या आपने अगर 10% एक्साइज दिया था अभी तक के सिनेरियो में, 1 लाख का AC आया, 10% एक्साइज दिया, मान के चलिए, और कोई टैक्स नहीं दिया, मान के चलिए 10% एक्साइज आया, 1,10,000 रुपये। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 लाख रुपये अपने फिक्स एसेट रजिस्टर में दिखा दो, 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखा दो एक्साइज का कैपिटल गुड्स पे। दूसरा ऑप्शन क्या, पूरा 1,10,000 अपना फिक्स एसेट रजिस्टर में दिखा दो एज कॉस्ट। दोनों ऑप्शन रहते हैं हमारे पास अकाउंटिंग में कि हम या तो 1 लाख रुपये अपने फिक्स एसेट में दिखा दें और 10,000 एक्साइज में अपना ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कैपिटल गुड्स का वो दिखा दें। दूसरा तरीका ये कि पूरा 1/10 क्रेडिट छोड़ो, पूरा 1/10 जो है वो कॉस्ट में दिखा दें और 1/10 पे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर दो। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन क्लेम करना तो मैंडेटरी है सबके लिए, करना ही होगा आपको इनकम टैक्स में, रेट्स भी स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स में। मान लीजिए आप उसका 10% डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं हर साल ऑन WDV बेसिस, रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। अब आपके लिए वो AC बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,10,000 का रिकॉर्डेड है। अब आप उस पर जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं 1/10 पे करते हैं। पहले साल आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 11,000, जिसमें से 10,000 तो AC की कॉस्ट का है और 1,000 उस एक्साइज ड्यूटी का है, क्योंकि AC विदाउट एक्साइज ड्यूटी 1 लाख का था, विद एक्साइज ड्यूटी 1,10,000 का। तो अगर आप 1/10 को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर देते हैं पूरे अमाउंट को विद एक्साइज ड्यूटी, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, तो आप वहाँ पर उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, एक्साइज में फिर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 1 लाख को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में AC का कॉस्ट दिखाओ, 10,000 एक्साइज में आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाओ, एक्साइज से क्रेडिट उसका दो और 1 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो। तो अगर आपने किसी ऐसे एसेट पे ऐसे डील किया हुआ है, अगर आपने अलग अलग किया हुआ है कि इनकम टैक्स में आप पूरा 1 लाख रुपये का वसूल रहे हो, 10,000 का क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, देन वेल एंड ओके, जितना अनक्लेम्ड क्रेडिट होगा वो आपको अवेलेबल इन वन गो आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरा वाला सिस्टम फॉलो किया है जिसमें आपने पूरी कॉस्ट को शामिल कर दिया है, पूरी कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और आप उस पर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में क्लेम कर चुके हैं, मान लीजिए उस 10,000 के एक्साइज एलिमेंट पे आप 4,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अंडर डायरेक्ट टैक्सेस सेक्शन 32 आप इनकम टैक्स में क्लेम कर चुके हैं, तो आपको क्रेडिट उस 4,000 का नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट बचे हुए अमाउंट का मिलेगा। उसके लिए भी कंडीशन ये है कि आपको वो क्रेडिट फिर वहाँ उसका डेप्रिसिएशन क्लेम इनकम टैक्स में मिलेगा। आइदर टेक बेनिफिट इन इनकम टैक्स और टेक इन GST।
एक जगह पे बेनिफिट लेंगे, कॉस्ट में इंक्लूड करके या तो डेप्रिसिएशन वहाँ क्लेम कर लीजिए या फिर कॉस्ट से अलग रखिए जीएसटी को, या एक्साइज वगैरह जो आपने पे किया था और उसका जीएसटी में आप अपना क्रेडिट एक जगह पे बेनिफिट लेना। तो जितना डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर चुके हैं टैक्स वाले पोर्शन पर, उसका क्रेडिट आपको नए सिनेरियो में नहीं मिलेगा। अगेन पता कैसे पड़ेगा? तो मेरा आंसर वही होगा कि स्क्रूटनी में कभी कोई केस आता है तो पता कर लिया जाता है, ठीक है ना। स्क्रूटनी में सर्टेन सीजन में आपका इंस्पेक्शन हो जाए, वही उसमें सारी चीज़ें पता कर ली जाती हैं कोई। इसलिए हम अपनी तरफ से सही चीज़ करके चलेंगे तो आगे बेटर होगी। अपने वेंडर को 6 मंथ्स में पेमेंट आपको करना है। मान लीजिए आपने उधार का माल खरीदा, आज खरीदा, क्रेडिट क्लेम कर ली, उसने भी इनवॉइस डाल दिया, आपने भी इनवॉइस डाल दिया, सब मैच हो गया, क्रेडिट क्लेम हो गया। अब आपको 6 मंथ के अंदर आपको अपने इनवॉइसेस का पेमेंट करना है। अगर आपने 6 मंथ के अंदर वेंडर को पेमेंट नहीं किया तो जितना आपने क्रेडिट लिए क्लेम किया था वो सारा रिवर्स हो जाएगा। तो 6 मंथ्स के अंदर अपने वेंडर्स को आपको पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट की लायबिलिटी आईटीसी के रूल्स में डाली गई है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा किसी भी इनवॉइस का पेमेंट डिले नहीं कर सकते। 6 मंथ के अंदर अपने सारे वेंडर्स को पेमेंट करिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करिए। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाएं, अभी तक टर्नओवर 75 लाख से ऊपर था और आप बड़े परेशान थे, इतनी सारी रिटर्न भरनी पड़ती है, आपने बोला 75 से कम हो गया, अब मैं क्या करता हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम में चला जाता हूँ, तो आपको जितना भी क्रेडिट आपके पास अवेलेबल था कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने के बाद आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्कीम में ही, नॉर्मल जीएसटी स्कीम में ही आप क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आए तो जितना उस दिन का कन्वर्जन का जो डेट था, ट्रांसफ़र का जो डेट था, उस दिन जितना क्रेडिट आपके पास अवेलेबल था वो सारा मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आए तो नॉर्मल जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ उस दिन जितना क्रेडिट आपके पास अवेलेबल था वो सारा आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में पहुंचते ही आपके सारे क्रेडिट के जो डेट होते हैं वो बंद होते हैं। तो इसलिए नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आने से पहले, इसके अलावा अब मान के चलिए केस ये हो जाए कि अब तक तो मैं नॉर्मल में था, सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर चुका हूँ, अब तक मैं नॉर्मल में था, सारा आईटीसी अवेल कर चुका हूँ, कोई आईटीसी अब मेरे क्रेडिट लेजर में नहीं बचा है। अब मैं बोलूँ मेरे पास तो 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, इस पर जितना आईटीसी अवेलेबल था वो सारा क्लेम कर चुका हूँ, अब मैं कॉम्पोजिशन में चला जाता हूँ। तो जितना भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र अवेलेबल था, उसके ऊपर जितना भी आपने आईटीसी क्लेम कर लिया था वो सारा रिवर्स हो गया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सारा आईटीसी क्लेम कर चुका हूँ, अब बेटर होगा मैं कॉम्पोजिशन में चला जाऊँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा। जितना भी क्लोजिंग स्टॉक आप उस दिन अपना डिक्लेयर करेंगे उस पर जितना आईटीसी आप क्लेम कर चुके होंगे अब तक, वो सारा आईटीसी रिवर्स होगा और वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में पेमेंट की लायबिलिटी आती है। तो इसलिए कन्वर्जन के टाइम पे जितना भी आपके पास स्टॉक्स पड़े होंगे और उस पर जितना भी आप अपना क्रेडिट क्लेम कर चुके होंगे, वो रिमेनिंग स्टॉक्स जो क्लोजिंग स्टॉक्स होंगे उन पर जितना क्रेडिट आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं वो सारा आपको रिवर्स करके पे करें। इसके अलावा सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स में अगेन वही डेप्रिसिएशन, अगर आपने आईटीसी ले लिया और डेप्रिसिएशन ले लिया तो बैलेंस अमाउंट जो है उसका ही आपको क्रेडिट मिलेगा। देन अगर आपने गलत तरीके से आईटीसी को अवेल किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स में इसके बाद डिस्कस करूँगा कि रिकवरी की क्या प्रोसेसिंग है। रिकवरी में आपकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की जा सकती हैं, आपकी गुड्स अटैच की जा सकती हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो एज लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। तो वो पूरी प्रोसेसिंग है वो रिकवरी में जाएंगे। देन प्रोविजनल बेसिस पे आपको आईटीसी दिया जाता है। आपने वैलिड रिटर्न भरा, रिटर्न में आपने अपना क्रेडिट क्लेम कर लिया, ये प्रोविजनल बेसिस पे आपको मिला है। जब फाइनल असेसमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपनी आईटीसी को फाइनल मानिए। मान लीजिए आपने आईटीसी क्लेम कर लिया और असेसमेंट में पता पड़ा कि आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया है, तो फाइनल असेसमेंट के बाद ये जस्ट लाइक इनकम टैक्स में आप लोग रिटर्न भरते हैं तो आप अपनी रिटर्न भर के भेज देते हैं, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर आता है। असेसमेंट ऑर्डर आपके मेल पर आता है जनरली या आपके लॉगिन आईडी पर आएगा। उस असेसमेंट ऑर्डर में अगर आपकी कोई डिमांड निकलती है तो वो डिमांड आएगी। रिफंड बनता है तो रिफंड आएगा। रिफंड आपने ज़्यादा क्लेम किया है डिपार्टमेंट कम कर सकता है डिपार्टमेंट के असेसमेंट के हिसाब से, तो इसलिए वो असेसमेंट होगा तब फाइनल माना जाएगा। अभी आपने वैलिड रिटर्न भर दी है, वैलिड रिटर्न के बेसिस पर आपको आईटीसी दे दिया गया, लेकिन ये तभी फाइनल माना जाएगा जब सिस्टम उसका फाइनल असेसमेंट कर देगा
फाइनल असेसमेंट के बाद ही उसको फाइनल मानेंगे। अगर आपने ज़्यादा क्लेम कर दिया, सिस्टम बाद में उसको असेसमेंट में पता पड़ता है कि नहीं ये कम है, तो आपका क्रेडिट रिवर्स किया जा सकता है। देन 2 months until the payment, ITC allowed for a period of 2 months until payment of tax and filing of valid return by supplier। इसके अलावा ये आपसे डिस्कस किया जा चुका है कि आपको क्रेडिट किस किस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले इनपुट जो आपके पास CGST अवेलेबल है उसका क्रेडिट आप पहले लेंगे आउटपुट CGST से, उसके बाद लेंगे IGST से। मतलब इनपुट CGST का पहले CGST से क्लेम करिए, देन IGST से क्लेम करिए। उसके अलावा फिर SGST का पहले SGST से क्लेम करिए, फिर IGST से करिए क्लेम करिए। IGST के लिए पहले IGST से, देन CGST से, देन SGST से। ये ऑर्डर फिक्स है। मतलब आप देखेंगे सेंटर का स्टेट से सेट ऑफ नहीं होगा, स्टेट का सेंटर से सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब आप सेंटर का सेंटर से कर लीजिए, देन IGST से कर लीजिए, स्टेट का स्टेट से कर लीजिए, देन इंटर स्टेट से कर लीजिए, लेकिन किसी भी सेंटर का स्टेट से और स्टेट का सेंटर से सेट ऑफ नहीं होगा। IGST के केस में पहले IGST कर लीजिए, देन CGST कर लीजिए, देन SGST कर लीजिए। ये ऑर्डर फिक्स है लॉ में। इसके अलावा अगर आपका अनयूटिलाइज ITC है तो किन किन केसेस में रिफंड होगा? देखिए, सिर्फ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में 2 केसेस हैं जहाँ पर रिफंड होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब आप माल बनाते हैं, बेचते हैं, दैट्स इट। इनपुट्स लेते हैं, टैक्स पे करते हैं, आउटपुट बेचते हैं, टैक्स रिकवर करते हैं। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब मेरा ये है। इसके अलावा भी कई केसेस हैं जहाँ रिफंड होगा, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सिर्फ 2 जगह पर रिफंड का प्रोसेस है। फर्स्ट है केस आप लोगों का एक्सपोर्ट, दूसरा केस है ड्यूटी डिफरेंसेस का। पहला डिस्कस करता हूँ आप लोगों का एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में आप जो भी पे करेंगे, आप GST पे करके ही अब आपको सर्विसेज और गुड्स मिलेंगे। अभी तक ये था कि 0 रेटेड मिल जाया करता था, अब नहीं मिलेगा। अब आपको GST पे करना होगा इनपुट्स को खरीदने के लिए, सर्विसेज को लेने के लिए आपने GST पे किया, वो आपके पास क्रेडिट मिल जाएगा। जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो 0 रेटेड है। 0 रेटेड होने का मतलब आपको कोई क्रेडिट, कोई GST मिला नहीं, जिससे आप सेटअप करके बाकी का सरकार को पे करेंगे। इसका मतलब अब आपको क्या ऑप्शन दूसरा अवेलेबल है? क्रेडिट तो आप ले नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास आउटपुट GST तो आपका कुछ है ही नहीं है, जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते। तो आपके लिए रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा है ड्यूटी डिफरेंसेस। मान लीजिए मैं जो इनपुट खरीदता हूँ वो 28% रेट पर टैक्सेबल है और जो आउटपुट बनाकर बेचता हूँ उस पर 5% टैक्स लगता है। हो सकता है कई सारे गुड्स हैं, जब आप इनपुट्स खरीदेंगे तो उसका रेट ज़्यादा होगा और जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका वो रेट हो जाएगा कम पर। ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं 5% सपोज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12% स्लैब में चले जाएँ, 18% स्लैब में चले जाएँ। अगर मैं इनपुट्स ले रहा हूँ 28% के और मैं नॉर्मल, ये मेरा बिजनेस प्रैक्टिस है कि मैं जो इनपुट्स खरीदूंगा वो मान लीजिए 18% रेट पर टैक्सेबल है और जो आउटपुट बना के बेचूंगा वो 12% वाले स्लैब में आता है। हो सकता है अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग कमोडिटीज प्रोडक्ट्स पर। तो मान लीजिए 18%, 100 रुपये का मैंने गुड्स खरीदे, 118 रुपये उसको पे किए और 118 में गुड्स को ले आया, 18 रुपये इनपुट टैक्स लगे। उसमें मैंने 10 रुपये का वैल्यू एडिशन किया या 20 रुपये का वैल्यू एडिशन किया और उसके बाद जब मैं माल बेचता हूँ तो वो आ जाता है 5% के स्लैब में। अब मैंने 120 रुपये में 5% रिकवर किया 6 रुपये और ये मेरा कंटिन्यूस बिजनेस प्रोसेस चलेगा। तो मैं कब क्रेडिट लूँगा? बाकी के 12 रुपये का। 18 पे किए थे, 5 रिकवर होते हैं, 5 अपने रोक लिए, 12 ITC में अभी भी रह गए और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। इस केस में मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो कभी ऐसे क्रेडिट मिलेगा ही नहीं कि मैं पे करता हूँ 18 और मिलता है सिर्फ 12 या 5। तो ऐसे केस में मेरे को कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में पूरा कभी अवेल नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे केस में दूसरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिफंड का ऑप्शन सिर्फ यही है। इसके अलावा किसी भी केस में रिफंड का ऑप्शन नहीं है। रिफंड फिर आपको यह मिलेगा जब आप बिजनेस बंद होते हैं, मतलब वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। आपका जो क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप आगे की ट्रांजेक्शन से सेटअप करते चले जाएंगे। इसके अलावा जो रिफंड मिलता है, रिफंड का कुछ केसेस हैं जहाँ पर आपसे एडवांस में टैक्स भरवा लिया जाता है। एडवांस में टैक्स भरवाए जाने की कुछ केसेस हैं। जैसे सर ने डिस्कस किया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आप लोग जनरली एग्जीबिशन में जाते होंगे, एग्जीबिशन में जाते हैं तो एग्जीबिशन में हो सकता है आप सेल करते हो सकता है सिर्फ अपने प्रोडक्ट को शो करने जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आप माल वहाँ बेचते हैं तो यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का,
आपको गुजरात में एग्जीबिशन में जाना है, गुजरात में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था और आप गुजरात में रजिस्टर्ड नहीं हो, एग्जीबिशन में गए, आपने वहाँ माल बेचना है, तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके लिए टाइम है 5 दिन, जिस दिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपकी बतानी पड़ेगी कि आप कितने का माल बेचेंगे। मान लीजिए आपने बोला मैं तो 5 लाख का माल बेचूंगा, 5 लाख तो मान लीजिए आपके 12% टैक्स लगता है, तो बोलेंगे 60,000 रुपये पहले एडवांस टैक्स जमा करवाना, वो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले एडवांस में जमा कराना है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन आपका 90 दिन तक वैलिड होगा। 90 डेज के बाद फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज की मिल सकती है। 180 दिन के बियॉन्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 185 डेज रहना चाहते हैं, तो 90 का रजिस्ट्रेशन, 90 का एक्सटेंशन, बाकी के 5 दिन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन लेगा। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपनी प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उस स्टेट में। वहाँ की रिटर्न फाइल करने के बाद मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आई 40,000 रुपये, तो क्योंकि आपने एडवांस टैक्स 60,000 जमा किया था और 40,000 लायबिलिटी निकल के आ रही है, तो 20,000 आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये एडवांस टैक्सेस का केस है। सेम ऐसे ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी अगर इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है कोई, उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कहीं नहीं है, जिस स्टेट में वो जा रहा है वहाँ नहीं है, तो उसे अपना बिजनेस शुरू करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर आप सिर्फ एग्जीबिशन करने जा रहे हैं तो नहीं करना है, आप वहाँ से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, माल बेच नहीं रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। आप सिर्फ एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, हो सकता है आप ऑर्डर ले आएँ, ऑर्डर लेना भी बिजनेस माना जाता है, बट बताता कौन है कि मैंने वहाँ ऑर्डर ले लिया, अननेसेसरी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के प्रोविजन में चले जाएंगे आप, तो उसमें कोई सेल नहीं है, इनवॉइस नहीं है, तो उसमें कोई टैक्सेबल टैक्स बनता नहीं है। अगर आप माल बेचेंगे तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लेना है एग्जीबिशन के लिए, वो भी पोर्टल पे ही होता है, बड़ा सिंपल उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके अलावा सेम ऐसे ही नॉन रेजिडेंट आएगा तो उसे भी पहले एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही TDS कटा आपका या TCS, वो ज़्यादा कट गया और आपकी लायबिलिटी कम निकल कर आ रही है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अपील में जाने के लिए भी आपको पहले प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप एपलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील करते हैं तो पहले आपको, मान लीजिए आपको 5 लाख का नोटिस थमाया गया कि 5 लाख लायबिलिटी है, अब आप बोलते हैं नहीं साहब मेरे हिसाब से तो 2 लाख है, तो अपील में आपको डिपॉजिट क्या करना है, पहले तो वो 2 लाख जो आप मान गए, जो आप मानते हैं वो जमा करा दो, बैलेंस अमाउंट का 10% जमा करवाओ, मतलब 2 आप मान गए, 2 जमा कराओ, बचा 3 लाख, 3 लाख का 10% यानी 30,000 को, यानी टोटल आपको 2,30,000 जमा करना होगा, तब आपकी अपील हियरिंग में जाएगी, आगे प्रोसेस होगी अपील। उसके बाद अपील में डिसाइड हुआ, मान के चलिए कि केस में डिसाइड हुआ कि इनकी तो टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 1.5 लाख रुपये, तो बाकी के 80,000 का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, वो आपको रिफंड मिलेगा। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सिर्फ 2 ही केस हैं, एक्सपोर्ट और ड्यूटी रिफंड। आप ज़्यादा रेट का इनपुट्स खरीदते हैं, कम रेट्स के आउटपुट्स बेचते हैं, तो आपको मिल जाएगा। एक्सपोर्ट भी एग्जैक्टली वही है, ज़्यादा रेट के इनपुट्स खरीद रहे हैं, 0 रेट के आउटपुट बेच रहे हैं, वो भी वही है, लेकिन एक्सपोर्ट की एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है, तो एक्सपोर्ट के केस में और ड्यूटी डिफरेंसेस के केस में आप रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। अदर केसेस में ITC आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। लास्ट रिटर्न जो अर्लियर लॉ में जो है ITC कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो क्रेडिट है कैरी फॉरवर्ड और क्रेडिट नॉट अलाउड वेयर, कहाँ जो पुराने उसमें से जो क्रेडिट फॉरवर्ड वो कैरी फॉरवर्ड होगा वो अलाउड नहीं होगा। जहाँ आपके इनवॉइसेस 12 महीने पुराने होंगे वो अलाउ नहीं होगा आपको, नए लॉ में इनवॉइसेस 12 महीने मैक्सिमम 12 महीने होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने उस टाइम को, वो आपका एक्साइजेबल था ही नहीं, गुड्स इनवॉइसेस हैं आपके पास, आपने कोई सरकार को टैक्स उस पर पे नहीं किया है, तो आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट जब भी मिलेगा जब आपने पहले टैक्स पे किया था, पहले टैक्स नहीं पे किया था तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता। इसके अलावा जो क्रेडिट है, इसके अलावा एक बड़ी उसमें वो है GST का एक रूल है कि, और वो पास है, दोनों हाउसेस से पास है, GST काउंसिल ने पास करवाया हुआ है कि अगर टैक्स रिड्यूस होने का कोई भी बेनिफिट बनता है तो यू हैव टू पास ऑन टू कस्टमर्स, आपको कस्टमर्स को वो पास ऑन करना ही होगा। मतलब मान लीजिए अभी तक आपका गुड्स आते थे 15%, टोटल टैक्स लगता था मान लीजिए 30 रुपये, और अब वो लग रहा है 18 रुपये,
तो 12 रुपये का क्या करें? तो 12 रुपये का बेनिफिट डीलर या मैन्युफैक्चरर अपनी पॉकेट में नहीं रखते, दे हैव टू पास ऑन दैट 12 रुपी बेनिफिट टू कस्टमर। इसलिए आप देख रहे हैं अभी सब अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। आप देखिए सेल लगाकर लोग अपना स्टॉक क्लियर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे क्रेडिट को पास ऑन, कैसे रेट्स को कम करें, हर डीलर को समझाना ये चीज़। इसलिए ज़्यादातर केसेस में लोग अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। नए डिज़ाइन में जो भी नया सिनेरियो बनेगा उसमें अपना स्टॉक करेंगे जीएसटी या क्रेडिट वगैरह उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये रूल है कि अगर जीएसटी का रेट किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कम हो जाता है, क्योंकि सरकार ने मॉरिशस का केस देखा हुआ है, मॉरिशस में ये रूल नहीं लगाया जाता। तो मॉरिशस में जब जीएसटी लगा था तो सारे जितने भी डीलर्स या मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने वो जो बेनिफिट मिलना था वो पास ऑन ही नहीं किया। एम तो सरकार यही बोल रही है ना कि चीज़ें सस्ती होंगी। सस्ती कैसे होंगी? जब तक मैन्युफैक्चरर या डीलर उसके रेट को नहीं घटाएंगे। अल्टीमेट यूज़र के पास जब तक वो चीज़ सस्ती पहुंचेगी नहीं तब तक चीज़ें सस्ती कैसे होंगी? उसने तो क्या किया, 4% अपना मार्जिन और बढ़ा लिया, जो एमआरपी पे था उसी पे बेचे चले जा रहे हैं। 4% रेट कम हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये रूल यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि इट विल इंक्रीज द रियल इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड। अगर आपका टैक्स सेव होता है 4% पर प्रोडक्ट है तो इट विल इंक्रीज योर रियल इनकम। You will invest that real income, you will create demand with that real income। जो सेविंग्स होंगे उससे डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये सरकार की थ्योरी है कि टैक्सेस जो आपके जा रहे हैं उस पर आपका अगर सेविंग हो रहा है, अगर मान के चलिए पहले आप 20% देते थे, अब 12% लगेगा, तो 8% तो बच रहा है ना आपके पास। आपकी पॉकेट में जब सेविंग रियल इनकम बचेगी, सेविंग्स होगी, तो दैट सेविंग विल इंक्रीज योर डिमांड एंड सो ऑन। वो सारी थ्योरी है। तो ये रूल है कि यू हैव टू पास ऑन द बेनिफिट टू कस्टमर, तो आपको बेनिफिट पास होना चाहिए। You are saying that the tax saving has to be passed on to the customer. How will the government monitor that the tax savings are being passed on to the customer? एक्चुअली सर इसके लिए ऑडिट जो बनेगी जीएसटी में उसमें क्लॉज रखा जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये क्लॉज इंक्लूड करने की बात है कि ऑडिटर विल चेक कि उन्होंने ये बेनिफिट पास ऑन किए हैं या नहीं किए। उनको वो चेक करके बताना होगा। इवन डिपार्टमेंट का एनफोर्समेंट भी जो होगा वो ये चीज़ को इंश्योर करेगा कि चीज़ों की जो जितनी भी गुड्स के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर रेट्स कम हुए हैं उनके प्राइस कम किए गए। ये एनफोर्समेंट का काम है, ये इनको करना ही है। देन उसके बाद आईटीसी जो जितना भी अनअवेल्ड रह गया था ड्यू टू 2 ईयर रिस्ट्रिक्शन, जो उसमें 2 ईयर का रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, सैंडवेट क्रेडिट शुड हैव बीन एडमिसिबल। उस पर जितना भी सैंडवेट क्रेडिट था वो एडमिसिबल होगा। क्रेडिट आपको प्रेजेंट एक्ट में जो जीएसटी एक्ट होगा उसमें मिल जाएगा, जो कैपिटल गुड्स के ऊपर अवेलेबल है। देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन कौन है? हु इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन किन किन को करना जरूरी है। सबसे पहला जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए 20 लाख का जो लिमिट है उसको क्लियर कर लीजिए। 20 लाख रुपये पैन इंडिया बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ योर पैन काउंट किया जाएगा। 20 लाख में ये भी नहीं देखा जाएगा कि कितना आपने एग्जेम्प्टेड माल बेचा है, कितना नील रेटेड बेचा है, कितना जीरो रेटेड बेचा है, कितना टैक्सेबल बेचा है। टोटल टर्नओवर में आपका एग्जेम्प्टेड भी शामिल है, नील रेटेड भी शामिल है, टैक्सेबल भी शामिल है। मतलब अगर आप बोलें कि मैं तो सिर्फ 2 लाख का टैक्सेबल गुड्स बेचता हूँ और 25 लाख की सेल जो करता हूँ वो तो मेरी एग्जेम्प्टेड है, तो मैं क्यों रजिस्टर कराऊँ? आपको कराना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा। मतलब टर्नओवर में आपके सारे टर्नओवर शामिल, इवन एक्सपोर्ट भी शामिल है, एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट भी शामिल है। टर्नओवर में आपका नील रेटेड, एग्जाम, जीरो रेटेड, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब सेल्स को आपने बोले थे, वो सारा शामिल करा जाएगा 20 लाख। इसके अलावा ये एक पैन पे बेस्ड होने का मतलब अगर आप 10 स्टेट्स में आपकी कंपनी काम करती है, 10 अलग अलग ऑफिस पे काम करती है, कंपनी का पैन तो एक ही होगा। आपका 10 कंपनी ने अपने 10 अलग अलग रीजनल ऑफिस बनाए हुए हैं, वहाँ से वो डील करते हैं। पैन कंपनी का एक ही होगा। एक पैन के रजिस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड देखा जाएगा कि उस पैन पे सारे स्टेट्स में कितने रजिस्ट्रेशन आपको मिले हुए हैं, उन सब का टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपये देखा जाएगा। आप मान लीजिए दिल्ली में 2 लाख रुपये का माल बेचते हैं, गुजरात में 5 लाख का माल बेचते हैं, महाराष्ट्र में 10 लाख का माल बेचते हैं और तमिलनाडु में 5 लाख का माल बेचते हैं। मान के चलिए टोटल हो गया 21 लाख रुपये। अब आप बोलें मेरा तो हर स्टेट में 5-5 लाख रुपये है, मान ये नहीं है। आपका एक पैन पर सारे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन जो है एक ही पैन पर है, वो पैन पर आपका रजिस्ट्रेशन आपका देखा जाएगा, उसका टोटल टर्नओवर देखा जाएगा। उसमें आपका मैंने बताया जैसे आपको नील रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जाम, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सब आपके टर्नओवर में शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा दूसरा रजिस्ट्रेशन करना किसको जरूरी है? इंटर स्टेट सप्लाई अगर आपको करनी है तो यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इंटर स्टेट अगर आपको सप्लाई करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन नहीं है उससे इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। इंटर स्टेट में आपका बड़ा थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई मैटर नहीं करता है। इंटर स्टेट सेल करने के लिए यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा ई कॉमर्स से अगर आपने ₹1 का माल भी बेचा है तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं काम करेगी, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। ई प्लेटफॉर्म से अगर आप ₹1 का भी माल बेचते हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन लिए आप ई प्लेटफॉर्म का माल नहीं लेंगे। तो ई कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर आप बनते हैं तो रजिस्टर कराना होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनते हैं तो आपको रजिस्टर कराना होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे सिर्फ मेरे पास इनवर्ट सप्लाईज आ रही हैं, आउटवर्ड सप्लाई कोई नहीं जा रही है, सर्विसेज, तो उसका जो मेरे को टैक्स का क्रेडिट लेना है वो मैं कैसे लूँ? तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट टैक्स क्रेडिट टू माई वेरियस ऑफिसेज, अलग अलग ऑफिसेज पर। मैंने 10 ऑफिसेज का ऑडिट करवाया और ऑडिट का बिल हेड ऑफिस के पास आया। हेड ऑफिस की कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, उसमें 18% का GST लग कर आया, तो मैं उस ₹1,00,000 पे ₹18,000 का जो क्रेडिट कैसे लूँगा जब मेरे पास कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है? तो मेरा तो ऐसे ही लैप्स हो जाएगा, ये रखा रहेगा क्रेडिट में। तो मेरे पास वो ऑप्शन होगा कि मैं ISD का रजिस्ट्रेशन ले लूँ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, और अपने जो 10 रीजनल ऑफिसेज हैं जिस पर ये सर्विस गई है उनके टर्नओवर के रेशो में उसको वो पास ऑन कर, मैं उनको पास ऑन कर। लेकिन उसके लिए मुझे ISD का रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। रिटर्न में ISD से कितना क्रेडिट आपको मिला है उसका भी एक कॉलम कि ISD से आपके पास कितना, ISD का रजिस्ट्रेशन नंबर, कितना क्रेडिट आपने ISD से लिया, अपने ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने लिया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सेम कंपनी होगी, अपने ही पैन वाली होगी, किसी और कंपनी से आप इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। अपनी ही कंपनी का हेड ऑफिस से, अपने ब्रांच ऑफिस या रीजनल ऑफिस से। तो इन लोगों को रजिस्टर कराना जरूरी है। बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट किन किन को नहीं देखनी है, वो सारे मैंने आपको बताया कि बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन ट्रांजिशनल प्रोविज़न, आपको बताया कि ट्रांजिशनल प्रोविज़न में जब भी आप अपना माल बेचते हैं तो आपको जो जितना आपको 30 तारीख को आपका माल आपके पास रखा हुआ होगा, इनपुट्स पड़े हुए होंगे या आपके पास रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, क्या वर्किंग प्रोग्रेस होंगे, कैपिटल गुड्स होंगे, वो सारा क्रेडिट आप ले पाएंगे GST। सेंट्रल टैक्सेस जितने पे किए हैं वो GST में लेंगे, स्टेट टैक्सेस जितने पे किए हैं वो SGST में लेंगे। अर्लियर ये प्रपोज था, जब मॉडल GST लॉ बना था उसमें ये प्रपोज था कि सारे टैक्सेस IGST दिए जाएंगे। मॉडल GST लॉ जब फर्स्ट टाइम बना था उसका रिवाइज GST लॉ में, रिवाइज मॉडल GST लॉ में भी यही चीज़ थी, लेकिन फाइनल जो रूल्स आए हैं उनमें ये है कि आपको जो सेंट्रल लेवीज जो आपने पे करा है वो आप GST में क्लेम करेंगे, स्टेट लेवीज जितनी भी आपने पे की हैं वो आप स्टेट GST में क्रेडिट ले करेंगे। देन जितना भी आपने, तो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, पुराने लॉ में आप रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होना था, मान के चलिए नए लॉ में आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन लग गया, तो अब क्या करें? तो पुराने लॉ में क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे, तो 30 जून को आप अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें बता दीजिए कि कितना क्रेडिट आपका उस क्लोजिंग स्टॉक पे अवेलेबल है, वो सारा आपको नए लॉ में मिल जाएगा। आप पुराने में रजिस्टर्ड नहीं थे, नए में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ऐसे केस में, ठीक है? तो जितना भी ये हर केस में है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और आज लायबल हो जाते हैं रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो जितना आज आपके पास स्टॉक इन हैंड या कैपिटल गुड्स पड़े हुए हैं उन पर जितना भी क्रेडिट आपने अनअवेल्ड आपका है वो सारा आप क्लेम कर पाएंगे। कंडीशन यही है कि 1 साल पुराना इनवॉइस, वो कंडीशन लगी हुई है। एक छोटा सा सवाल, आप जैसे सपोज वी आर बाइंग एवरीथिंग इन दिल्ली, सो वी आर पेइंग द टैक्स टू द दिल्ली गवर्नमेंट हियर डायरेक्टली, बट सिंस वी आर एक्सपोर्टिंग वो तो सारा IST हो जाएगा, तो हम जो क्लेम करेंगे वो आप स्टेट से करेंगे कि IST को क्लेम? सर देखिए, अब आपको जो क्रेडिट मिलेगा, आपने दिल्ली को पे किया, दिल्ली का क्रेडिट आपका SGST में चला जाएगा। SGST को क्लेम करने के लिए पहले आप SGST से, दिल्ली से ही क्लेम करेंगे, देन IGST से क्लेम। अच्छा, उसके बाद तो क्योंकि ये सिनेरियो मतलब ये फिक्स है ऑर्डर, जैसे मैंने आपको एक उसमें दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले SGST, क्योंकि दिल्ली को जो पे किया है वो आपका इनपुट SGST में चला जाएगा, वो पहले आप दिल्ली के SGST से क्लेम कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो IGST में। देन ट्रांजिशनल प्रोविजन में रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ मैन्युफैक्चरर और अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज कैन बी अलाउड टू टेक क्रेडिट विदाउट एन इनवॉइस।
अगर इनवॉइस आपके पास नहीं है तो उसमें कंडीशन क्या है, कई बार होता है कि इनवॉइसेस आपने कैरी नहीं कर रहे हैं, आप टैक्स इनवॉइसेस नहीं है आपके पास, फिर भी आपने उस पर टैक्सेस पे किए हुए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप बेनिफिट आपको मिल रहे हैं वो आपको सबसे पहले तो बेनिफिट अपने कस्टमर्स को पास ऑन करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए क्रेडिट ले लिया, क्योंकि पुराने उसमें आपके पास एक तो इनवॉइस नहीं है, सरकार ने 60-40 के रेशो में ये देना भी शुरू मान लिया है कि अगर इनवॉइस नहीं भी है और आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, इनवॉइस नहीं भी है तो आपका 40% आपको क्रेडिट दे देंगे जो आप क्लेम कर रहे हैं। 40% का वो एक्सेप्ट कर लिया रूल्स में, लेकिन उस 40% इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के बाद उस 40% का जो बेनिफिट आपको हुआ, यू हैव टू पास ऑन टू योर कस्टमर्स। आपको अकॉर्डिंगली उन चीज़ों के प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, और ये इंश्योर करने के लिए एनफोर्समेंट और ऑडिटर, ऑडिट के लिए अभी कोई ऐसा रूल आए नहीं है, बट ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर रखी जाएगी कि अगर उसने बिना टैक्स इनवॉइस के भी सरकार ने उसको क्रेडिट दिया है तो उसने उस क्रेडिट की वजह से जो रेट्स कम होने चाहिए थे वो किए हैं या नहीं किए, ये कंप्लाई करना आपको उसमें ज़रूरी होगा। अदर कंडीशन लिमिटेशन ये प्रेस्क्राइब किए भी जा चुके हैं कि आपको 60-40 का जो रेशो बताया गया है। इसके अलावा रेट एंड मैनर वो भी पूरा बताया गया कि अगर क्रेडिट नहीं है आप क्लेम करिए, 40% आपका क्रेडिट दे दिया जाएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट आपके पास आपको दिया जा रहा है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस में यही मेन है कि आप अपना 30th तक अपने स्टॉक स्टेटमेंट बना दीजिए, 60 डेज़ का टाइम आपको दिया जाएगा। 60 डेज़ के टाइम में आपको 30 जून के बाद आपके पास कितना स्टॉक था, उस पर कितना क्रेडिट अवेलेबल था, वो सारा चीज़ें आपको अपना डिक्लेयर कर देनी है। उसमें आप डिक्लेयर कर देंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका क्रेडिट दिया जाएगा। ट्रांजिशनल प्रोविज़न में बेसिकली यही सारी चीज़ें। यस, आपको 60 दिन के अंदर अंदर अपना हाँ आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए उनको कि आपके पास कितने स्टॉक में वो है, स्टॉक रिकनसाइल करके वो चीज़ें बता दीजिए। जी, बैंक चार्जेस का मतलब सर कैसे? नहीं सर, नहीं, बैंक चार्जेस तो आपके ऊपर एडिशनल फाइन एक टाइप का, या वो चार्जेस अपनी सर्विसेज के लिए ले रहे हैं, उस पर जो सर्विस टैक्स का अगर एलिमेंट है तो आप ले सकते हैं। वो सर्विसेज हैं, आप अपने बिजनेस की, आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के ऊपर सर्विस टैक्स लग रहा है आपका, और उस पर अगर मान लीजिए जीएसटी भी लगेगा तो आप उसका क्रेडिट लेंगे। इवन टेलीफोन बिल्स पे लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अगर आता है, सब पे लेंगे। अगर आपने उस पर आपके बिजनेस, हाँ एक और चीज़ है सर, अभी तक जनरली हम ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, टेलीफोन बिल हम पर्सनल नाम से ले लेते हैं, पर्सनल नाम से लिए हुए टेलीफोन बिल पे जो भी जीएसटी पे करेंगे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो इसलिए क्योंकि जनरली हम बिजनेस में जाते हैं अपने नाम पे फ़ोन रजिस्टर करा आते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है, कंपनी के नाम पे नहीं ले रहे हैं, तो जो जीएसटी जो है वो मिलेगा, क्योंकि वो तो हमसे जीएसटी चार्ज करेंगे। इफ़ वी वांट टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दैट जीएसटी टेलीफोन बिल पे जो आया है, तो वो कैसे मैच होगा, क्योंकि वो मेरे पर्सनल नाम पे और ये मेरे कंपनी के नाम पर, उस पर अगर सर जीएसटी चार्ज होगा सर, उनके नाम पर अगर है कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी के नाम पे, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मैच होने जरूरी है। वो एमडी अलग है, एमडी का रजिस्ट्रेशन पैन अलग है, नहीं कंपनी के नाम पे जो चीज़ होगी उस पर कोई भी जीएसटी लग के आएगा, उसका क्रेडिट आप ले लेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आपने प्रोप्राइटर के पैन पे ले रखा है जीएसटी में तो मिल जाएगा। कुछ सर्विसेज हैं जिस पे आपको आईटीसी नहीं मिलता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। किस पर? मैन पावर जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर से आपने लेबर हायर करी, उसने बिल दिया आपको, सर्विसेज अगर आपने उससे टैक्स चार्ज किया तो मिलेगा, यस मिलेगा उस पर। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अभी किन सर्विसेज पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा वो मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये डिस्कस हो भी चुका है बहुत कुछ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिक फंडा यही है कि अगर आपका कोई ऑफिस है जिस पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विसेज ही आती हैं, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इनपुट सर्विसेज ही आती हैं, ये सिर्फ सर्विसेज के केस में है, और कोई आप आउटवर्ड सप्लाई नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, बैंक से हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेड ऑफिस बनाते हैं, हेड ऑफिस से कोई आउटवर्ड सर्विसेज नहीं जाती हैं, सेल्स ऑफिस से जा रही हैं। स्टील अथॉरिटी हेड ऑफिस से कोई आउटवर्ड सर्विसेज नहीं है, जो सेल हो रही है वो सेल्स ऑफिस से हो रही है। तो ऐसे में जो हेड ऑफिस के पास जो बिलिंग आ रही है, ऑडिट होती है, ऑडिट हेड ऑफिस पे करता है पूरा, तो जो ऑफिस के पास जो बिल आ रहे हैं या ऐसे कोई भी बिल आ रहे हैं जिस पे वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो कैसे क्रेडिट क्लेम करेंगे जब उनके पास कोई आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं है? तो वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्लॉज फॉलो करें, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लें, उसके बाद जितने भी उनके रीजनल ऑफिस थे, सेल्स ऑफिस थे, XYZ जो भी ऑफिस थे जिस पर वो पर्टिकुलर सर्विस गई है, फॉर एग्जांपल ऑडिट है, ऑडिट 12 ऑफिस थे, उसमें से 10 ऑफिस का ऑडिट उस बिल में हुआ है, 2 का नहीं हुआ है, तो आप उन 2 ऑफिस को क्रेडिट पास ऑन नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनेटली उन्हीं ऑफिस को आपको क्रेडिट पास ऑन करना है जिस पर वो सर्विस गई है, ये ध्यान रखिएगा।
जिन ऑफिसेज को सर्विस नहीं मिली है उन ऑफिसेज को क्रेडिट पास ऑन एज आईएसडी नहीं करना है। आईएसडी में सिर्फ जिनको सर्विस गई है सिर्फ उन्हें। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं। उनका पैन सेम होना चाहिए, कंपनी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन अलग पैन पे अलग हो जाता है क्योंकि, तो सेम पैन पर तो हेड ऑफिस आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले ले। आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जिन जिन जो बिल आए हैं उसमें से जितने भी ऑफिसेज को सर्विस गई है, मान लीजिए किसी एक एक्सक्लूसिवली किसी एक ऑफिस को सर्विस गई है तो उसका क्रेडिट सिर्फ उस एक ऑफिस को ही देना है आपको, पूरा का पूरा। बाकी आपके 9 ऑफिसेज अगर उनको वो सर्विस नहीं मिली है तो आपको उन 9 को नहीं देना। मतलब ये आपके ऊपर नहीं है कि आप कितना भी सर्विस कितना भी डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट का किसी को भी कर दें। ये इसका रेशो फिक्स है, रेशो टर्नओवर के रेशो में। जिन ऑफिसेज को सर्विस नहीं मिली है उन ऑफिसेज को क्रेडिट पे पास ऑन नहीं करना है आईएसडी को। देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब ये बड़ा एक चैलेंज है। मान लीजिए हेड ऑफिस के पास बिल आया, हेड ऑफिस है दिल्ली में, दिल्ली के ही ऑडिटर ने ऑडिट किया तो उसने 2 लगाए होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और वो ऑडिटर ऑडिट करके आया हरियाणा गुड़गांव। अब वो सीजीएसटी एज सीजीएसटी पास ऑन होगा, मतलब अब दिल्ली ऑफिस पे तो बिलिंग हुई सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, काम उसने किया गुड़गांव ऑफिस में, गुड़गांव ऑफिस में जाके सर्विसेज देकर आए। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैसे पास ऑन करे एज सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब अब दिल्ली ऑफिस को वो क्रेडिट गुड़गांव ऑफिस को पास ऑन करना है एज आईएसडी। तो वो जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी तो चलो सीजीएसटी की तरह पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर का सेंटर के पास जाना है। लेकिन स्टेट का सोचिए आप, दिल्ली स्टेट का ट्रांसफर किसको होगा, हरियाणा स्टेट को। स्टेट्स में वैसे ही यहाँ पे मैं तो ये बात बोलता हूँ, इस देश में 29 अलग अलग छोटे छोटे देश पल रहे हैं। हम बोलते हैं ये 29 राज्यों का देश है, ये 29 छोटे छोटे देशों का देश बन चुका है। आज का सिनेरियो तो यही लगने लगा है। आप देख लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग सिनेरियो है, अपना अलग अलग वो है, हर स्टेट अपना अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई किसी चीज़ के ऊपर लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के ऊपर लड़ रहा है, तो छोटे छोटे देश बन चुके हैं। अब आप सोचिए दिल्ली और हरियाणा को सेटल करने में कितना टेंशन हो जाएगा, और मान लीजिए गवर्नमेंट अलग अलग हो तो ये भी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ नेशन पर एक पार्टी है और सेंटर में भी मेजॉरिटी है, इसलिए ये पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज बहुत मुश्किल था। मेजर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जितने भी हैं उन सब पे एक ही पार्टी है जो सेंटर में है, इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है। नहीं तो ये तो कब से चल रहा था, अब तक क्यों नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये स्टेट टू स्टेट का टेंशन हुआ है। तो अब वो कैसे इसको पास ऑन करें, तो उन्होंने सीधा सिंपल फंडा बना दिया कि सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो चाहे आईजीएसटी हो, पास ऑन एज आईजीएसटी। आईएसडी जो अपनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो क्रेडिट को पास ऑन करेगा टू अपने रीजनल ऑफिस, अगर दिल्ली ऑफिस अपना क्रेडिट दिल्ली का सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो पास ऑन करेगा गुड़गांव ऑफिस को, तो एज सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं करेगा, एज आईजीएसटी ट्रांसफर कर देगा। गुड़गांव को एज आईजीएसटी मिल गया तो गुड़गांव के लिए तो बेनिफिशियल है, दे कैन यूज दैट इन आईजीएसटी, इन सीजीएसटी और इन एसजीएसटी। तो सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो चाहे आईजीएसटी हो, तो दिल्ली ऑफिस अगर एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने डिफरेंट स्टेट्स के ऑफिसेस को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विसेज को, आईटीसी को, तो वो एज आईजीएसटी ट्रांसफ़र कर दें, तो उसका बेनिफिट एज आईजीएसटी बाकी सारे स्टेट्स के जिन ऑफिसेस को वो क्रेडिट पास ऑन हुआ है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें कोई किसी मतलब डाउट नहीं है, लॉ में क्लियर किया हुआ है कि सीजीएसटी को भी एज आईजीएसटी, एसजीएसटी को भी एज आईजीएसटी और आईजीएसटी को भी एज आईजीएसटी। देन कंडीशंस क्या क्या हैं, तो क्रेडिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ए प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, रिटर्न में ही आईएसडी की रिटर्न अलग जाएगी, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो अपनी रिटर्न अलग देगा। उसके अलावा वो अपनी रिटर्न में बताएगा उसने किस किस रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिसेस को कितना कितना क्रेडिट पास ऑन किया है। ऑटोमेटिकली वो ऑटो पॉपुलेट होगा अपने रीजनल ऑफिसेस के पास कि वहाँ से आपको इतना सर्विस का क्रेडिट पास ऑन किया गया है। देन अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड क्रेडिट अवेलेबल, जितना क्रेडिट था उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऑडिट का बिल पे अगर 18,000 रुपये का टैक्स लग के आया है तो ऑडिट के बिल का जो क्रेडिट पास ऑन होगा वो 18,000 ही होगा, उससे ज़्यादा का आप पास ऑन नहीं कर सकते। इसके अलावा इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय सप्लायर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट सप्लायर। मैंने बोला जैसे आप दिल्ली में हेड ऑफिस है और गुड़गांव ऑफिस के ऑडिट का बिल आया है दिल्ली ऑफिस के पास, तो उसका क्रेडिट सिर्फ गुड़गांव ऑफिस को ही जाएगा, दिल्ली और किसी ऑफिस को दिल्ली ऑफिस नहीं भेज सकता। एक्सक्लूसिवली किसी ऑफिस के लिए सर्विस यूज़ हुई है तो उसका पूरा क्रेडिट एक्सक्लूसिवली उसी ऑफिस को जाएगा। इसके अलावा
जितना भी अगर एक से ज़्यादा सप्लायर का है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। अगर मान लीजिए बहुत सारा क्रेडिट है और अलग अलग ऑफिसेस को आप दे रहे हैं तो इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर, तो उनका जो रिलेवेंट पीरियड का जो टर्नओवर था उस रिलेवेंट पीरियड के टर्नओवर के रेशियो में आपको ट्रांसफर उस क्रेडिट को करना है। देन दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखकर आगे आपको डील करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है मोटर व्हीकल्स। आपने गाड़ी खरीदी तो आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें 3 कंडीशंस हैं जिनमें आपको क्रेडिट मिल जाएगा, इसके अलावा बाकी किसी चीज़ में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खरीदी अपने ऑफिस के लिए तो उसका क्रेडिट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, उस पर जो एक्साइज वैट पे गया वो नहीं मिल रहा है। इन 3 कंडीशंस में आपको वो क्रेडिट दे रहे हैं। पहला, कार तो कार डीलर भी खरीदेगा तभी तो बेचेगा, तो अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस गाड़ियों की डील, मोटर व्हीकल्स की ही डील करने के लिए है, मतलब एक कार शोरूम वाला है, कार डीलर है, उसने गाड़ियाँ कंपनी से खरीदी और कस्टमर्स को बेची, तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना उसने उससे वहाँ से पे किया है खरीदने के लिए वो क्लेम कर सकता है। ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, होना भी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स, पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हैं या गुड्स का, यानी ट्रक ऑपरेटर्स, उनको अपने ट्रक का क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, चाहे वो पैसेंजर्स के लिए हो चाहे वो गुड्स के लिए हो, आप खुद अपनी कंपनी के लिए अपना टेम्पो ट्रैवलर लेना चाहते हैं या ट्रक खरीदना चाहते हैं तो वो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि आपको क्रेडिट उसका मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मोटर ड्राइविंग स्कूल्स चलाते हैं और उसके लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं तो वो उसमें भी जो गाड़ी खरीदी है उसमें जो आपने टैक्सेस पे करें उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी केस में मोटर व्हीकल्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इसके अलावा द फॉलोइंग, ये कुछ सर्विसेज हैं जिस पर आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कब क्रेडिट मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। पहला सर्विस है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अब इसमें क्रेडिट कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। अगर ये चीजें आपने सेम काइंड ऑफ सर्विसेज देने के लिए ये सर्विसेज ली हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल काउंसिल ने आज केटरिंग सर्विसेज ली, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज मान लीजिए बीकानेर वाला से ली। बीकानेर वाला उसमें मान लीजिए जीएसटी चल रहा है, मान के चलिए, तो उसने जीएसटी चार्ज करेगा। जीएसटी चल रहा है, बीकानेर वाला रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी चार्ज कर लेगा। क्या काउंसिल का काम आगे फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज देना है? नहीं है। तो ऐसे केस में क्या काउंसिल को उस जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए चोटी वाला रेस्टोरेंट है या कोई एक कैटरर है, चोटी वाला कैटरर्स है, उसके पास 5 शादियां निपटाने का अरेंजमेंट है एक ही टाइम पर, उसके पास 10 शादियों का बुकिंग हो, अब वो बाकी के 5 को करने के लिए दूसरे केटरर्स को हायर करता है। अब दूसरे केटरर्स बिलिंग किसको करेंगे? चोटी वाला को करेंगे, और चोटी वाला बिलिंग अपने कस्टमर को करेगा जिसकी शादी कर रहा है वो, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्योंकि चोटी वाला ने वो जो केटरिंग या फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज लिया है वो किस लिए लिया है? सेम नेचर की सर्विसेज को आगे देने के लिए लिया है, तो चोटी वाला को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब जैसे आईफा हो रहा है, मान लीजिए आईफा हो रहा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए आपने बाहर से लोग बुला लिए, ठीक है, एक ही किसी को मिला कि सारा ब्यूटी ट्रीटमेंट तुमको करना है, उसके पास इतना स्टाफ ही नहीं है, उसने मालूम करा 10-12 और ब्यूटी ट्रीटमेंट करने वालों को, पार्लर वालों को और सैलून वालों को बुला लिया कि भाई ये काम करना है, तुम मुझे बिलिंग करना, मैं आईफा से ले लूँगा। तो ऐसे में सिचुएशन क्या होगी? अगर मेरे को ये ऑर्डर मिला और मैं 10 अलग अलग उनकी सर्विसेज ले रहा हूँ इस चीज़ में, तो मेरे को वो बिलिंग करेंगे और मैंने उनसे सर्विसेज क्यों ली हैं? सेम नेचर की सर्विसेज आगे पास ऑन करने के लिए लिए, तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा उसका। लेकिन क्या आईफा को उस ब्यूटी ट्रीटमेंट का क्रेडिट किसी भी तरीके से मिलेगा? क्योंकि आईफा का काम ब्यूटी ट्रीटमेंट आगे देना नहीं था, तो उसको आईफा को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने ये सर्विसेज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब सेम नेचर ऑफ बिजनेस को आगे देने के लिए यूज किए ये सर्विसेज, तो मुझे क्रेडिट इस सर्विसेज का मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वेयर एंड इनवर्ड सप्लाई इज यूज्ड फॉर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, सेम कैटेगरी के लिए। तो ये जो 5 सर्विसेज थी इनके लिए तो ये कंडीशन था। इसके नीचे 4 सर्विसेज लिखी हुई हैं, इनका तो किसी भी केस में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहला, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर।
उस पर अगर जीएसटी चार्ज होगा आपको कोई क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा, चाहे आप अपनी कंपनी के नाम से उसको रजिस्ट्रेशन जनरली डायरेक्टर्स वगैरह को दिलवाते हैं मेंबरशिप वगैरह, भले कंपनी के नाम पे बिलिंग है, कंपनी को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रेंट अ कैब का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपको लॉ एनफोर्स कर रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए कई कंपनीज में लॉ एनफोर्स करता है कि यू हैव टू टेक अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, तो अगर वो लॉ एनफोर्स कर रहा है तो क्रेडिट मिल जाएगा। इंश्योरेंस फोर्सफुली लॉ आपसे करवा रहा है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। अदरवाइज आप वॉलंटरीली रजिस्टर कराना चाह रहे हैं अपने स्टाफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, आपको उस पर जो जीएसटी चार्ज होगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज लीव और एलटीसी वगैरह जो देते हैं उस पर ट्रेवल बेनिफिट्स, आपने बोल दिया कि भाई जाओ होटल में रह लेना, एलटीसी कंपनीज देती हैं कई सारी, 4 साल में 2 बार एलटीसी, तो ऐसे में उनको जितनी भी रिम्बर्समेंट होती है वो कंपनी दे देती है। तो वो बिल जो लेकर आएंगे एलटीसी पर, उसमें होटल्स पर जीएसटी चार्ज होगा, फूड में जीएसटी चार्ज होगा, क्या कंपनी उसका क्रेडिट क्लेम कर पाएगी? एम्प्लॉइज़ के एलटीसी पे नहीं कर पाएगी, एम्प्लॉइज़ के एलटीसी पे क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, व्हेन सप्लाई फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर है तो उस केस में है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब अगर मैं अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूं अपनी कंपनी के लिए, तो जो मैंने वर्क लेबर यूज की है उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बिल्डर हूं और मैं बिल्डिंग बना के फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बेचूंगा, फ्लैट्स को बेचूंगा, तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, उसमें मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। अब मैं उसमें तो बहुत सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मशीन के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, लेबर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, हर चीज़ के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ, उस पर अगर मैंने कोई जीएसटी पे किया है तो मुझे उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और कॉस्ट में बिल्डिंग में ऐड होने के बाद यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन इन इनकम टैक्स। देन गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू कंस्ट्रक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट मशीनरी फिक्स टू अर्थ एक्सक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स लैंड बिल्डिंग, टेलीकॉम टावर पाइपलाइंस, टेलीकॉम टावर पाइपलाइंस को एक्सक्लूड किया है, उस पर जो भी आपने जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा इन सारी चीज़ों पे नहीं मिलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो। देन अगर कंपाउंडिंग स्कीम में आपने कोई भी टैक्स पे करे हैं, अब आप कंपाउंडिंग स्कीम में थे, आपसे बोला गया कि 1% पे करिए, कंपाउंड स्कीम आपने लिया, 60 लाख का टर्नओवर डिक्लेयर किया, उस पर 1% आपने टैक्स 60,000 रुपये पे कर दिया। अब आप बोलें ये भी तो जीएसटी है, इसका क्रेडिट दीजिए, नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग स्कीम में जो आपने टैक्स पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपकी पॉकेट, इवन यू कैन नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स, जीएसटी के नाम पे कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, कॉस्ट में ऐड करके भले कर लीजिए। और कॉस्ट में ऐड करना आज के टाइम में कम्पिटिटिव मार्केट है ये, इसमें इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कंपटीटर आपको ऐड नहीं करने देते। या आपका कंपटीटर आपसे कम में बेच रहा होगा, अगर मान लीजिए आप कॉस्ट में ऐड करके बेच रहे होंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे, तो वो आपकी पॉकेट से जाने वाला है। तो ऐसे केस में, इसके अलावा यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन से लिया ऑफिस के नाम पर और लगा दिया पर्सनल कंजम्पशन में, लिया बिजनेस के नाम पर, तो भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ एज गिफ्ट और फ्री सैंपल, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मेरा जितना मैं समझता हूं, फ्री सैंपल को फ्री में मत दीजिए, कुछ ना कुछ चार्ज कर लीजिए। भाई फ्री सैंपल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ना देके कुछ ना कुछ चार्ज कर लीजिए, या अपने टोटल इनवॉइस में उसको डाल लीजिए, कीमत कम कर दीजिए। अगर आप कुछ भी चार्ज कर रहे हैं तो वो फ्री नहीं है। फ्री कब है? जब आप कुछ नहीं चार्ज कर रहे हैं। आप कुछ चार्ज कर लीजिए, एज फ्री सैंपल देने की बजाय आप कम रेट का सैंपल दे दीजिए। देखिए, जो वैल्यूएशन रूल्स लग रहे हैं जीएसटी में, जो वैल्यूएशन रूल्स हैं, उसमें एक मिसकंसेप्शन था, कहीं पर मैंने अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे देखा था, फिर बाद में उसको मैंने वेरीफाई भी किया। उसमें लिखा हुआ था, इफ़ यू आर सेलिंग, अगर आपके मार्केट में वो चीज़ 100 रुपये की बिक रही है और आप उसे 70 में बेच रहे हैं, तो आपको भी 100 में लगाना पड़ेगा टैक्स। ऐसा कहीं नहीं है। दिस रूल इज ओनली फॉर रिलेटेड पर्सन। व्हेन अ पार्टी इज रिलेटेड टू यू, आपसे रिलेटेड है, आपका आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, हो सकता है दे कैन बी योर ब्रांच ऑफिसेज, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, सेम आपकी सिस्टर कंसर्न हो सकती है कोई,
आप उसको गुड्स बेच रहे हैं, अलग पैन नंबर हो सकता है, अलग कंपनी, अलग रजिस्टर्ड है, सिस्टर कंसर्न है, आप उसकी होल्डिंग है, वो आपकी सब्सिडरी है, हो सकता है। ऐसे केस में प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप उससे बोले नहीं है औरों को तो 100 में देता हूँ, तू अपना भाई ले 40 में दे देता हूँ, और आप 40 पे GST दे दें उस पर। ऐसे केस में वैल्यूएशन रूल्स विल वर्क। अगर आप रिलेटेड पार्टी से डील कर रहे हैं तो आपको कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस में वो चीज़ कितने की बेचते हैं वो वैल्यू लेकर उस पर टैक्स उस पर भले आप उससे कितना भी लीजिए, टैक्स उस पर आपको वो पे करना है जो आप कॉमन पर्सन से लेते हैं, एक कॉमन बायर से लेते हैं। लेकिन अगर आप एक अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपटीशन है मार्केट में, आप 100 की बेचते हैं, कोई 80 की बेचना चाहता है तो बेचे, उसे मार्केट पकड़ना है, दे कैन सेल। अगर आप ये बोलेंगे कि एक जना 100 में बेच रहा है, एक जना 60 में बेच रहा है, तो 60 वाले को 100 में बेचना पड़ेगा, तो फिर आप कंपटीशन खत्म कर रहे हैं एंड यू आर ओवर रूलिंग द रूलिंग ऑफ कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है आप प्राइस बेस्ड कंपटीशन कर सकते हैं, और होता है, मार्केट में बहुत हो रहा है। आप देखिए, आप जैसे ही आप ही लोग आपस में कंपटीटर होंगे कई चीज़ों में। एक आदमी एक जगह से कोटेशन थोड़ी ना देता है, अगर प्राइस फिक्स हो जाए तो एक ही आदमी की कोटेशन से कहीं से भी माल खरीद लेगा। हर जगह से कोटेशन क्यों मंगाते हैं? इसीलिए तो मंगाते हैं कि सबके रेट चेक कर लें कौन सस्ते में बेच रहा है। अगर ये सिस्टम हो जाए तो टेंडर वाला तो प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। टेंडर्स जो आते हैं वो क्यों आते हैं? जो सबसे कम रेट कोट करेगा उसको टेंडर देंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन था। तो टेंडर का प्रोसेस को ही आप एक एग्जांपल लीजिए। अगर आप फ्री सैंपल किसी अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हैं तो उसे फ्री मत दीजिए। फ्री नहीं देंगे, कुछ चार्ज कर लेंगे तो आपका उस पर क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं। 100% सर प्रोपोर्शनेट एंड ओनस ऑफ प्रूफ इज अगेन ऑन यू, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कितना % आपने एक्सपोर्ट किया, कितना % आपने यस। नो सर, नो नीड टू टेक सेपरेट अकाउंट, बस यू हैव टू जस्टिफाई योर व्यू, मतलब योर स्टैंड। आपने बोला कि 95% एक्सपोर्ट है, तो यू मतलब आप कैसे भी अकाउंट्स मेंटेन करिए, यू हैव टू जस्टिफाई। वो आप अपना, आपसे जब पूछा जाएगा किसी भी केस में तो यू हैव टू जस्टिफाई, ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। तो इसके बाद रिफंड प्रोसेस के ऊपर मैं स्टार्ट करता हूँ चाहिए, तो वो आपको मेंटेन रखना है बस। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि ये फॉर्मेट है कि एज इट इज़ ही फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें बस रिक्वायर्ड जो फील्ड्स हैं वो पूरे उसमें मेंशन होने चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन ही इनवॉइस जनरेट होगा बड़ा। इसके अलावा भी जैसे एक और चीज़ है कि IT प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। देखिए IT प्रिपेयर्डनेस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक अगर डीलर मान के चलिए एक साल में 10,000 इनवॉइसेस काटता है, तो 10,000 बार उसको एंटर करना पड़ेगा इनवॉइस को। 28 जून तक मेरे को पता चला, अभी सर बता रहे थे कि टैली विल लॉन्च देयर सॉफ्टवेयर, कई सारी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर में चेंज कर चुकी हैं। तो अगर आप ERP पैकेज यूज़ करते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको उसमें एक चेंज करा लेना चाहिए, उसको सीधा GSTN से वो कनेक्ट करेंगे, तो आपके इनवॉइस यहाँ से रेज होते ही सीधे वहाँ एंटर हो जाएंगे। तो इतना टफ नहीं है ये। इनिशियल लेवल पे आपको लग रहा है कि इतने सारे इनवॉइसेस हैं, मुझे एंटर करने पड़ेंगे। जिनके यहाँ ERP पैकेजेस या टैली, अभी GSD एनेबल्ड टैली जो आएगा, वर्जन जो आएगा, कई कंपनी अपने सॉफ्टवेयर चला रही हैं, उन्होंने अपने काम चेंज कर लिए हैं, अपना IT कंपनी से डील करके उन्होंने अपना चेंज कर लिया। जैसे ही इनवॉइस रेज होगा वो तुरंत उस पर अपलोड हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपलोड होते ही वहाँ जमा हो गया। जमा तो जब तक आप अगर इनकम टैक्स पे ऑनलाइन रिटर्न अगर आपने फाइल करी हो तो उसमें सेव ड्राफ्ट का एक ऑप्शन आता है। जब तक आप उसे सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो सेव ड्राफ्ट होता चला जाता है। जो आप फीड कर दिया, आज आपने फीड करके सेव ड्राफ्ट करके और लॉग आउट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो जितना सेव किया था वो एज इट इज आपको मिलेगा वहाँ पर। आगे का आप उसमें ऐड कर लीजिए कुछ, और जब फाइनल सबमिट करते हैं तभी वो सबमिट होगी। सबमिट का ऑप्शन अलग होता है। सेम ये सिस्टम भी इसी तरीके से वर्क करेगा। जैसे जैसे आपके इनवॉइसेस रेज होते चले जाएंगे, आप जैसे जैसे एंटर करते चले जाएंगे सिस्टम में, वो आपका GSTN जो GSTR 1 होगा उसमें फीड होता चला जाएगा। उसके बाद फाइनल जिस दिन आपको सबमिशन उसको करना है, जब आप इंश्योर कर लें कि आपके सारे मंथली जो है इनवॉइसेस एंटर हो चुके हैं, देन यू कैन सबमिट दैट रिटर्न। IT प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जब हमारे लोग, हम आज के टाइम में हमारे यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि IT का बड़ा रोल हो जाएगा और बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए, आज आप इनकम टैक्स की रिटर्न देखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे कभी लाइन लगी देखी है? आप 10 साल पहले का सोचिए, आप खुद गए होंगे कभी ना कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लास्ट डेट पर
किलोमीटर्स लंबी लाइन लगती थी रिटर्न फाइल करने के लिए लास्ट डेट पर, मैंने खुद देखी हुई है। आज के टाइम में लास्ट डेट पर भी लाइन नहीं लगती है। टिकट काउंटर रेलवे आपको लाइन नहीं मिलेगी, जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पे, जनरल वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं। रिजर्वेशन क्यों? आप मोबाइल पे बैठ के घर बैठे, जब सर लगेगा ना तो सब आ जाएगा, सब यूज़ करना धीरे धीरे सीखेंगे और सीख भी रहे हैं। आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद कितना ट्रांजैक्शन आपका ई वॉलेट्स के थ्रू होने लग गया है। हर मोबाइल पे तो पेटीएम आ गया, हर फ़ोन पे पेटीएम आ गया है, ई बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, और दिन पे दिन यूज़ बढ़ ही रहा है। तो जब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो धीरे धीरे सर सारी चीज़ें आएंगी, इतना वो होने का अपना वो जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो ये भी हो रहा है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करिए इस चीज़ को भी। तो नया टैक्स रिजाइम है जी सर। जैसे आपने इनवॉइस के फॉर्मेट की कंप्लायंस की बात करी, उसमें एक डिस्काउंट का कॉलम है और भी एक्सपोर्टर इनवॉइस में आइटम लेवल पर डिस्काउंट नहीं नहीं और सॉफ्टवेयर कंपनी जी, का जी। तो मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूं। तो क्या है, जब डिस्काउंट नहीं देना तब भी इनवॉइस में डिस्काउंट का कॉलम बनाना मस्ट है? सर अगर डिस्काउंट आप नहीं दे रहे हैं, अगर वहाँ पे मैंडेटरी कंप्लाइंस लिखी हुई है डिस्काउंट कॉलम के लिए, तो आपको डिस्काउंट का कॉलम रखना चाहिए, भले आप उसमें कुछ फीड मत करिए। और ये जो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग इनवॉइस का फॉर्मेट है, ये कस्टम में देना होगा, बायर को जो पुराना फॉर्मेट है चलता है वो तो चला सकते हैं। सर बायर के लिए तो जीएसटी वाला फॉर्मेट आप दोगे ना? तो बायर को तो जब मतलब ही जीएसटी। अच्छा, तो फिर आप पुराना वाला दे सकते हैं, क्योंकि बायर से तो लेकिन बायर एक्सपोर्ट जिसको, अच्छा तो लेकिन अगेन सर उस पर आपको जीरो रेट टैक्स चार्ज करके लगाना। सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट करी है, इनपुट एक ही होगा, आउटपुट दिखेगा कि कस्टम के लिए अलग इनवॉइस फॉर्मेट निकलेगा जो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उसके 0% लग के निकलेगा। यस सर। सर ऑफिशियल कंप्लाइंसेस के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जा रहा है, बाकी आप अपने कस्टमर्स को कुछ भी दीजिए। डिस्काउंट नहीं देते पर कॉलम नहीं मेंशन किया आपने कंप्लायंस, आप अगर उसमें कंप्लाइंस में लिखा हुआ है तो आप कॉलम डाल दीजिए, कुछ मत दीजिए। अगेन अगर डिस्काउंट आप देते हैं, डिस्काउंट भी आप पोस्ट शिपमेंट अगर माल पहुंच गया उसके बाद पेमेंट आते टाइम डिस्काउंट है, तो अगेन आपको फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेंगे जी। इनवॉइस में डिस्काउंट नॉर्मली होता ही नहीं। वो पहले ही सब सेट हो चुके होते हैं कि पहले बता देते हैं कि ये इनवॉइस बनेगा। हाँ अगर इनवॉइस बायर के इनवॉइस के फॉर्मेट में डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे तो बायर डिस्काउंट डिमांड करना शुरू कर देगा कि आपने फॉर्मेट में सुविधा नहीं। अगर सर लीगल कंप्लाइंसेस में लिखा होगा तो करना पड़ेगा सर। अगर डिस्काउंट है तो वो कस्टम के लिए वो फॉर्मेट बना सकते हैं, बायर को दूसरा फॉर्मेट दे सकते हैं। हाँ ये चल सकता है। बायर वाले फॉर्मेट में हम डिस्काउंट का कॉलम गायब कर दिया हमने, हमने कॉलम गायब कर दिया, रिमूव कर दिया बायर के जो इनवॉइस फॉर्मेट होगा, और जब कस्टम में जाना तो उसमें इनवॉइस फॉर्मेट है डिस्काउंट। यस सर, एक है मेरे पास, आई विल शो। देन yes sir, whether input credit can be taken on PNG? ऑन पीएनजी सर, पीएनजी पर सर पीएनजी को एक्सेप्शन उसमें रखा गया है, एग्जेम्प्टेड में रखा गया है, उस पर नहीं मिलेगा सर। जीएसटी के परव्यू में नहीं रखा गया। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिसमें पीएनजी भी एक है, उसको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा हुआ है अभी, तो अभी नहीं। देखिए रिफंड के लिए मैं ऑडिट असेसमेंट सब बाद में करूँगा, पहले रिफंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ आपको ज़रूरत ना पड़े ऐसी मतलब कामना करता हूँ मैं तो, कि आपको अपील और सर्च एंड सीजर की ज़रूरत ना ही पड़े। देखिए रिफंड ऑफ टैक्स के लिए अगर आपने टैक्स पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है उसके ऊपर, या और कोई अदर अमाउंट पे किया है क्लेमेंट ने, और उसका रिफंड के लिए एलिजिबल बनते हैं तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं हम। एक्सपोर्ट का केस है फर्स्ट। एक्सपोर्ट के केस में क्योंकि आप जब गुड्स खरीदेंगे, अब तक ये होता था कि ज़ीरो रेटेड खरीदते थे, ज़ीरो रेटेड बेचते थे, तो ना कुछ लेना ना कुछ देना। अब ये है कि आपको जीएसटी पे करके खरीदना है और ज़ीरो रेट पे बेचना है, तो आप जो डिफरेंस है वो आप अपना क्लेम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के केस के में सरकार ने ये रूल बना दिया है कि 90% रिफंड आप 7 डेज़ में डिपार्टमेंट को करना है, बाकी का 10% वो प्रोविजनल बेसिस पे आपका होल्ड रखेंगे। 60 डेज़ का टाइम है कि 60 डेज़ के अंदर आपका पूरा असेसमेंट करके रेस्ट ऑफ द 10% दे विल रिफंड। तो 90% विद इन 7 डेज़, रेस्ट 10% विद इन 60 डेज़। देन नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। ये सारी चीज़ें अभी छोड़िए इन सब चीज़ का, बस फिलहाल आपको ये रखना है
कि आप अपना एक्सपोर्ट जिस दिन क्लेम कर रहे हैं, रिफंड क्लेम कर रहे हैं, 6-7 डेज़ के अंदर आपको 90% आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा 10% आपके असेसमेंट के लिए रखा रहेगा, जब तक वो असेसमेंट फाइनल होगा। रेस्ट ऑफ द 10% आपका अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज डिमांड और रिकवरी की प्रोसीजिंग की जा सकती है जिस दिन आप रिफंड की एप्लीकेशन देंगे। यस सर, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, यू हैव टू फुलफिल दैट डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो मंथली। सर नहीं सर, सर ड्रॉबैक के ऊपर तो अभी कोई रूल ही नहीं है। फिलहाल ये चल रहा है कि आइदर ड्रॉबैक और जीएसटी, कुछ एक क्लेम करिए। ड्रॉबैक के ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ड्रॉबैक मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू किया जाएगा जी, क्योंकि जीएसटी पर भी में रिफंड के उसमें प्रोसेस में अगर आ जाएंगे तो, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी तो यही मान के चल रहे हैं कि आइदर जीएसटी और ड्रॉबैक। तो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, अगर आपके पास रेट्स का डिफरेंस है, रेट्स का डिफरेंस का मतलब आप ज़्यादा रेट वाला माल खरीदते हैं, इनपुट में प्रोसेस करते हैं और कम रेट वाला माल बनाकर बेचते हैं, तो ऐसे केस में जो रेट्स का डिफरेंस है, हाउ विल यू टेक द क्रेडिट ऑफ दैट अनयूटिलाइज आईटीसी, आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। देन उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट असेसमेंट का एक पार्ट है कि अगर बाई चांस आपको किसी अपनी HSN कोड में डाउट है या कितना रेट ऑफ टैक्स आपके ऊपर अप्लाई होगा, देन एक्सेस पेमेंट। एक्सेस पेमेंट अगर आपने किसी भी तरीके से किया हुआ है, अगर आपने रेट ऑफ टैक्स किसी भी सप्लाई के लिए किया है, आपने पहले पेमेंट कर दिया और उस पर टैक्स पे हो गया, बाद में वो सप्लाई आपने नहीं की या ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो जो आपका एक्सेस पेमेंट हो रखा है, यू कैन टेक रिफंड ऑफ दैट। बाद में सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और सप्लाई नहीं हुई तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए आपको चार्ज करना था IGST और गलती से चार्ज कर लिया SGST और CGST गलती से, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर चार्ज करना था आपको IGST और गलती से SGST CGST चार्ज कर लिया तो आप उसको एडजस्ट नहीं करा सकते। आप ये नहीं कह सकते IGST में से दोनों अलग अलग कर लेना, एडजस्ट कर लेना। आपको सही वाला पे करना पड़ेगा और जो गलत पे कर दिया उसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। आप उसको सेट ऑफ नहीं करा सकते। पे करना था IGST और गलती से CGST SGST आपने पे कर दिया है तो CGST SGST को रिफंड क्लेम करो और IGST को पे करिए। ये प्रोसेस है, आप उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा UN बॉडीज को आपने कोई भी माल बेचा है, यूनाइटेड नेशंस हो, एम्बेसीज हो, इनके लिए GST IN नहीं मिलेगा, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलेगा, इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जितने भी UN बॉडीज हैं, WHO हुए, एम्बेसीज हुए, काउंसलेट्स हुए, इन सबको UIN मिलेगा। उस UIN के बेसिस पर आप अगर इनको कुछ भी माल बेचते हैं तो उस पर आपको रिफंड मिल जाएगा, उस पर जो भी क्रेडिट मिलता है विद इन 6 मंथ ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड, अगर आपने कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉर्मल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में आप एडवांस टैक्स जमा करते हैं, एडवांस टैक्स अगर आपने जमा किया और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम निकल के आती है तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है इसका आपको यूज़ हो, क्योंकि आप अगर एग्जीबिशन में माल बेचने जाएंगे तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनना पड़ेगा। रिफंड प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन आपको GSTN पे ही जमा करना है, जो अपना पोर्टल है GST का, विथ प्रोविजन फॉर अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। GST का सबसे बड़ा फीचर ये है, पूरा IT बेस्ड सिस्टम है, इसमें कुछ भी मैनुअल या फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं देना, जो करना है आपको ऑनलाइन करना है। इवन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी भेज रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही अटैच करेंगे उसको स्कैन करके। टू द प्रॉपर ऑफिसर, करेक्ट एंड कंप्लीट एंड विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? 7 डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। सबसे पहला फॉर एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल, मेट्स रिसीट, ट्रांसपोर्टर्स चालान, एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, BRC के ऊपर अगेन मैं जैसे अभी FIO ने जो अपनी रिकमेंडेशन सरकार को भेजी थी, ये जो BRC का जो है इसको थोड़ा सा लीनेंट किया जाए, क्योंकि अभी तक ये लिखा हुआ है कि BRC एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट रहेगा, लेकिन RBI जैसे 12 मंथ्स अलाउ करती है BRC के लिए, और BRC आने में ही आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपका तो पैसा अटक जाएगा, आपको रिफंड क्लेम करना है। तो BRC के लिए फ़िलहाल ये है कि BRC के ऊपर अभी भी डाउटफुल लगता है मुझको कि BRC एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है या फॉर इन द टाइम बीइंग आपको जमा करना होगा। हाँ, EBRC मॉड्यूल जो होगा इनका, दे विल लिंक विद GSTN।
वहीं से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। आपको सिर्फ रेफरेंस नंबर देना है उसका, सिर्फ रेफरेंस नंबर आप दे देंगे, वो क्रॉस वेरीफाई वहाँ से हो जाएगा। इन केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस एंड BRC, सर्विसेज के केस में, क्योंकि सर्विसेज के केस में बिल वगैरह नहीं बन के आते हैं, मैं जा रहा हूँ और वहाँ जाके सर्विसेज दूंगा, किसी को ना बताऊँ, तो उसके केस में इनवॉइस जो मैं वहाँ इशू करूँगा वो चाहिए, और प्लस उसका पेमेंट मुझे मिल गया, उसका BRC। सर ये चीज़ की रिकमेंडेशन गई हुई है कि BRC को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। BRC की प्रोविज़न में अभी ये सुनने में आता है कि BRC को एक कंप्लाइंस की तरह रख दिया जाएगा कि विद इन इतना डेज आपको BRC सबमिट करना है, अदरवाइज क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। यस सर, BRC आने में आप लोगों का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आप लोगों को BRC बहुत टाइम लग जाता है आने में, लेकिन इसके लिए अगेन अभी मैं यही बोलूँगा कि PO का भी मैंने जो पूरा आर्टिकल पढ़ा था उसमें भी उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा है कि BRC को रिलैक्स करना पड़ेगा। BRC रिफंड शुड बी सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ BRC के सबमिशन के ऊपर ही बेस्ड रहेगा ये पूरा, विद इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर और एज एक्सटेंडेड बाय RBI। तो 1 साल का तो अभी भी RBI ने परमिशन दिया हुआ है BRC के लिए, और अगर RBI एक्सटेंड करती है तो EBRC मॉड्यूल को DGFT के साथ और GST पोर्टल मॉड्यूल के साथ, ये DGFT EBRC जो है इसको GSTN के साथ कनेक्ट कर देंगे। यू हैव टू जस्ट एंटर रेफरेंस नंबर से दे विल वेरीफाई, वो वेरीफाई कर लेंगे उसको। इफ एक्सपोर्ट इज डन ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, uploaded export invoice can be verified online for verification of payment of duty. If refund is claimed on GST, paid on input used for exported good, utilization for export is required to be verified. आपने वो यूटिलाइजेशन एक्सपोर्ट के लिए ही किया, इनपुट आपने लिए, दोनों चीज़ें बनाई, डोमेस्टिक भी बनाई और एक्सपोर्ट भी बनाया, एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम भी बनाया, तो आपको ये वेरीफाई कराना पड़ेगा उनको कि आपने जो इनपुट्स क्लेम कर रहे हैं, रिफंड में जो क्लेम कर रहे हैं, वो आपने एक्सपोर्ट पे यूज़ किए हैं, वो आपने डोमेस्टिक पे यूज़ नहीं किए, ये आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। सर ये आपको डिफरेंशिएट करके रखना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक सेल करते हैं और डोमेस्टिक के लिए भी रिफंड क्लेम कर लें आप एक्सपोर्ट दिखाकर, आप ये बोलें कि अगर मान के चलिए मैंने ये 100 यूनिट खरीदा, इसमें से 60 यूनिट मैंने एक्सपोर्ट के लिए लगाता हूँ, 40 में मान लीजिए उसके लिए लगाता हूँ डोमेस्टिक सेल के लिए, इन प्रोड्यूस बनाने के लिए। अब आप क्लेम करें नहीं मैंने तो 10 यूनिट सिर्फ डोमेस्टिक के लिए, 90 लगा दिया मैंने एक्सपोर्ट के लिए, तो यू कैन क्लेम रिफंड फॉर दैट 90 यूनिट्स। सर इसमें क्या है कि अगर हमने 1 किलो मेटल खरीदा, उससे हमने 100 यूनिट्स बनाई, तो उस 100 यूनिट्स में से 1 किलो मेटल से जो यूनिट्स बनी वो तो पर ग्राम बेसिस पे होंगी, तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट? सर आप जो क्लेम कर लेंगे वो आपका मान लेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई जस्टिफिकेशन मांगा जाए तो यू हैव टू जस्टिफाई योर। ये सारा ऑडिट और आगे का हुआ है, जब आप असेसमेंट वगैरह पे आती है बात, तब आपसे ये चीज़ का, आप तो जो जितने भी रिफंड और ITC है वो सब प्रोविजनल बेसिस पे दे दिया जाएगा आपको। आपसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और जस्टिफिकेशन जब मांगा जाएगा, देन यू हैव टू जस्टिफाई, उसमें सब प्रोविजनल बेसिस पे है, ये रिफंड भी दे देंगे, ITC भी दे देंगे। उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का केस है, स्क्रूटनी असेसमेंट भी इसमें है, अगर कुछ मांगा जाएगा देन वेल एंड गुड, अदरवाइज तो जो आपने मांग लिया वो देन नो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स इज नेसेसरी एज रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन इनपुट फॉर एक्सपोर्ट। कोई अलग डॉक्यूमेंटेशन करने का जरूरत नहीं है आपको, आप सेम बनाइए, आपको बस जस्टिफाई कर देना है कि ये मैंने इनपुट्स यूज़ करें एक्सपोर्ट के लिए किए, ये मैंने डोमेस्टिक के लिए यूज़ किए। अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनाई गई है। रिफंड की कंडीशन, डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग एनी रिटर्न, अगर आप कोई भी रिटर्न भरने में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आपका जो रिफंड है उसको स्टे किया जा सकता है, स्टे लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपका पेमेंट विद होल्ड किया जा सकता है। ड्यूज़, आपके कोई भी रिफंड, पहले के कोई भी ड्यूज़ बचे हैं पुराने, तो आपके रिफंड से डिडक्ट करके आपको रिफंड दिया जा सकता है। पुराना कोई ड्यू चल रहा है और डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है, आप नहीं दे रहे और आपका रिफंड बन रहा है, तो पहले वो अपना ड्यू काट लेंगे, जितना भी होगा बाद में बाकी का रिफंड दे सकते हैं आपको। कमिश्नर लेवल का अप्रूवल चाहिए आपको, विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपके रिफंड पर स्टे लगाया जा सकता है। कमिश्नर के पास कोई वैलिड ग्राउंड है कि आपको रिफंड नहीं दिया जाना चाहिए, आपके कोई ड्यूज़ बाकी हैं, तो कमिश्नर लेवल का अप्रूवल लेकर डिपार्टमेंट आपका रिफंड पे स्टे लगा सकता है। नो रिफंड इफ द क्लेम्ड अमाउंट इज लेस देन 1000 रुपीज़। 1000 से नीचे के लिए रिफंड मत मांगिएगा, मिलेगा नहीं, ठीक है ना, तो 1000 से ऊपर के ही रिफंड मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट 6% रूल्स में आ गया है कि डिलेड पेमेंट पे आपको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 6% पर एनम है सर, सीधा 6 मत मान लीजिए, 6% पर एनम है, तो रूल्स में आ गया है 6%, पहले ये एक्सपेक्टेड था बट 6% आ गया। इंटरेस्ट एक्रूज 60 डेज़ में अगर आपका पूरा सेटलमेंट नहीं होता है तो आपको 7 डेज़ में 90% नहीं मिले,
60 डेज में पूरा पैसा वापस नहीं मिले तो जितना पैसा बैलेंस रह गया उसका 6% इंटरेस्ट के साथ डिपार्टमेंट आपको वापस करेगा। ये सारे इंटरेस्ट के हैं रिफंड के लिए। तो ये रिफंड से रिलेटेड सारे प्रोविजंस थे सर, इससे रिलेटेड कोई डाउट? 7 डॉक्यूमेंट्स आपको रिफंड के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे रिफंड की एप्लीकेशन के साथ, ये रूल है। तो दिस इज़ जस्ट अ लॉ, इसमें कोई एज सच वो नहीं है। और मैं अगेन यही बोलूँगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आए। हमने बहुत सारी चीज़ें नई आती, वैट भी आया था तो नया ही आया था, सर्विस टैक्स भी आया था तो नया ही आया था। 4 सर्विसेज से सर्विस टैक्स शुरू हुआ था 94 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही लेकर आए थे। आज के टाइम में नेगेटिव लिस्ट थी, इन पे नहीं लगेगा सब पे लगेगा। पहले 4 पे लगता था, बाकी किसी पे नहीं लगता था। अभी नेगेटिव लिस्ट थी कि इन पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। तो नई नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, ये भी एक नया सिस्टम है। बहुत ज़्यादा अगर देखें आप तो एक बार जब आप इसके यूज़ थ्रू हो जाएंगे तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। और बट एट द सेम टाइम हमारी ऑपरेशन कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, हमें 37 रिटर्न्स भरनी है, हमारे अकाउंटेंट्स की सैलरीज बढ़नी है, सब चीज़ें होनी है, तो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट भी तो बढ़ सर रही है। इसका अभी भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट कैसे होगा मुझे नहीं पता, कि ये तो लोग क्लेम करेंगे, ये तो लोग क्लेम करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे अपना तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, योर मार्जिन विल अफेक्ट। दे कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं वो हम आगे पास ऑन करें, पहले हमें तो बेनिफिट्स मिल नहीं पा रहे। सर ऑब्वियस ही बात है, लोग अपना कंप्लाइंस कॉस्ट काट कर ही जो बेनिफिट होगा वो ही देंगे। वो बोलेंगे इतना करने के बाद इतनी कंप्लाइंस कॉस्ट 37 रिटर्न आपने बढ़ा दी। 37 रिटर्न्स में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सर ऑटो पॉपुलेट होके भी आएंगी। मैं रिटर्न के फॉर्मेट आपको शो करूँगा, मेरे ख्याल से असेसमेंट वगैरह को डिस्कस करने से बेटर रिटर्न के फॉर्मेट्स को एक बार देख लेना ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी। आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई डाल दी, सामने वाले ने इनवर्ड सप्लाई डाल दी, बहुत सारी चीज़ें तो अपनी आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी सिस्टम पे। तो बहुत सारी, जैसे आप अगर ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं तो आपका फॉर्म 26 AS में इनकम टैक्स में कितना TDS कहाँ कहाँ कटा हुआ है सब शो हो जाता है। जहाँ आपका पैन लगा था वहाँ उसने आपकी डिटेल डाल दी, आपके अपने आप ऑटो, अब आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं थी उसमें, उसको आपको फीड करने। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अगर IT, अगर आपने अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है या अपना MIS जो है वो अगर आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे तो आपका बहुत बर्डन कम हो जाएगा। इट्स अ वन टाइम कॉस्ट IT के लिए भी, कि आपने जैसे ही इनवॉइस जनरेट हुआ वो सीधे GSTN पे IGSTR 1 में अगर आपका एंटर हो जाता है तो ठीक है। अभी भी आप इनकम टैक्स में कंप्यूटैक्स एक सॉफ्टवेयर आता है, जनरली हर चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ करता है उसको। आप देखें उसमें आपने अगर 10 साल की FD करा ली है, आप एक बार एंट्री कर दीजिए, हर साल उसका इंटरेस्ट अपने आप वो सॉफ्टवेयर उठा के आपकी रिटर्न में डाल देता है। तो ये IT बेस्ड सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इतना टीडियस टास्क होगा कि जिसके 100-200 इन्वाइसेस होंगे वो तो बैठ के एंटर करवा लेगा, लेकिन 5,000 10,000 इन्वाइसेस किसी के बन रहे हैं और वो बैठ के एंटर कराएगा, पॉसिबल नहीं है। उसको अपने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका, जो MIS है उसमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो IT प्रिपेयर्डनेस इज़ अ बिग चैलेंज इवन फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। सर एक दिन में 70 लाख से ज़्यादा इन्वाइसेस एंटर होंगे, मैचिंग करना कितना बड़ा सिस्टम है। आप देखिए SBI का एक दिन सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो कितना बड़ा काम रुक जाता है। आज 15 तारीख है, रिटर्न भरनी है, सर्वर डाउन हो गया, अब आप क्या करेंगे? डेडलाइंस तो बड़ी अच्छी फिक्स हैं, 15 दिन 17 दिन, पहले 10 फिर 15 फिर 17 फिर 20। तो ये सारी ऑपरेशनल इश्यू अप्लाई जब चीज़ लग जाएगी उसके बाद आएंगे, देन विल सी क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हैं। तो हम एक टी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद रिटर्न्स के फॉर्मेट को डिस्कस कर लेंगे एक बार। चलिए, थैंक यू सो मच।